अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन ज़रा फुटबॉल से अपडेट ले लें पहले। आज हम फुटबॉल से क्यों? वैसे आज एक जो आपको पता है ना, टॉप कितनी आ गई हैं टीमें अब जो 32 जर्मनी नहीं है उनमें। कैन यू बिलीव, लाइक सच अ बिग फुटबॉल नेशन एंड इट इज आउट ऑफ द रनिंग। Then it happens. अच्छा जी, मोरक्को ने किया क्या है? मोरक्को ने पेनल्टी शूट आउट पर नेदरलैंड्स को 3-2 से शिकस्त देकर 2026 वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में भी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 के अंदर हम आ गए हैं, जहां इसका मुकाबला कनाडा से होगा और मैच इजाफी वक्त के बाद जो है 1-1 से बराबर रहा। और नेदरलैंड की जानिब से गैक्पो ने, जबकि मराकश की जानिब से ईसा डियोप ने गोल किया। और उसके बाद होने वाला पेनल्टी शूट आउट मुकाबला बड़ा ही ड्रामाई से साबित हुआ होगा। तो जहां दोनों टीमें हैं ना, आपको बता दें कि दो खिलाड़ी अपने पेनल्टी किक्स हदफ पर ना रख सके और आखिर में इस्माइल सबारी उन्होंने फैसला कुन पेनल्टी गोल करके मोरक्को को 3-2 से कामयाबी दिलाई और अपनी टीम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। बड़ी जल्दी वैसे सब कुछ मामला जो है तय पा रहा है। एक जिस अपसेट की आप बात कर रही थी, उससे भी जरा अपडेट दे दें आपको कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का पहला बड़ा अपसेट ये हुआ है कि राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे ने 4 मरतबा की चैंपियन टीम जर्मनी को गैर मुतवक्के तौर पर शिकस्त देकर उसे इवेंट से ही बाहर कर दिया। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, एंड बिकॉज़ ओके यू नो माय लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एज मच एज आई एम इनटू क्रिकेट, लेकिन कल बहुत ही सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही थी, लोग बहुत चर्चा हो रहे थे और बड़े अपसेट थे लोग कि जर्मनी कैसे आउट हो सकती है। 4 मरतबा की चैंपियन और ज़ाहिर है पैराग्वे ने उसे हराकर राउंड ऑफ 32 से ही आगे वापस अलविदा कर दिया है। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट के सर्टन डेथ सेशन में हुआ है और खेल के मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। मैच के मुकर्ररा इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा और उसके बाद शूट आउट की 5-5 पेनल्टीज में भी दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। अच्छा, ये भी हम साथ आपको बता दें कि बाय द वे ये मैच जो है ना, ये सुबह 4 बजे हुआ है और 4 बजे खत्म हुआ है, इसीलिए तो हम सुबह का सोशल मीडिया देख रहे थे। बट ऑल द मैचेस फिर हुआ ये कि सर्टन डेथ सेशन की पहली पेनल्टी जर्मनी के खिलाड़ी ने जाया कर दी। अच्छा, ये हुआ और पैराग्वे के खिलाड़ी ने गोल करके टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया और जर्मनी को वर्ल्ड कप मुकाबलों में पेनल्टी शूट आउट पर पहली मर्तबा इस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जाहिर है, हाँ जी, they was very sad and the crowd was sad and of course and then the fans all over the world on social media, वहाँ से तो एक आपको मूड मिल ही जाता है। So you know, they'll get over it, it's okay. जर्मनी भी बाहर हो गई, यूरोपियन कंट्री या नेदरलैंड्स भी करीबी है, सो वो भी बाहर हो गया और वैसे ही अपसेट हैं क्योंकि गर्मी इनके यहाँ इतनी पड़ रही है। बहुत बुरा हाल है। मतलब आज सुबह मैं देख रही थी, वील ट्राई टू शो यू एज वेल, इनके यहाँ ना कोई अजीब व गरीब किस्म की गर्मी पड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इनकी तो नई है, लेकिन ऐसे विजुअल्स थे जैसे जूतों के सोल्स मेल्ट हो रहे हैं, टायर्स जो हैं गाड़ियों के वो मेल्ट हो रहे हैं, सड़कें जो बनी हुई हैं उनमें क्रैक्स आ रहे हैं। हाँ, वो जो एस्फल्ट होता है, वो जो भी इस मटेरियल इस्तेमाल होता है, इट इज़ नॉट वो एक्लेमेटाइज नहीं है या मटेरियल्स ही ऐसे नहीं हैं। आई हैव सीन जर्मनी में एक ट्रैफिक लाइट थी, स्पेन में थी, जर्मनी में पूरी लाइट मेल्ट हुई हुई तो थी। क्यों प्लास्टिक की बनाई थी लाइट? अब देखिए, अब ये चीज़ें भी इनको रिविजिट करना पड़ेंगी। इनकी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनको ज़रा मटीरियल जो है ना वो हमसे रुजू करें। अच्छा जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU साइन होने के बाद जरा आपको बता दें, आज ट्यूसडे है, आज दोहा में मुलाकात मुतवक्के थी है। MOU साइन होने के बाद फिर से शुरू होने वाली झड़पों ने आलमी फिक्र को जरा बढ़ाया और तशवीश में इजाफा हुआ। स्विट्जरलैंड में तयशुदा तकनीकी मुज़ाकरात भी मुअत्तल हुए, लेकिन अब शुक्र है कि मामलात होपफुली संभल रहे हैं 1100वीं दफ़ा। सीरियसली, मतलब कि पिंग पोंग हो गया, रोज़ हम आप लोगों को बताते हैं अभी हो रहा है नहीं हो रहा। खैर एनीवे, अभी लगता है कि शायद कुछ हो ही जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक हफ्ते से जारी झड़पों का नया सिलसिला कल से थम गया है, सो दैट इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव। मुज़ाकरात की बहाली का मामला बहरहाल अभी तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है और मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। पहले खबर आई कि दोनों मुल्क आज यानी मंगल को दोहा में मुज़ाकरात करेंगे, और मगर रात गए न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के हवाले से बताया कि अमेरिका से फौरी मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। उनका ये कहना था। इस्माइल बकाई ने कहा कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी बातचीत का कोई प्रोग्राम तय नहीं है।
सर प्रोग्राम आप लोगों का तय होने में कौन सी देर लगती है? वो हो बकाई ही ने जाता ये होता है। ज़रूर कहा कि ईरान का एक तकनीकी वफ्द रवां हफ्ते कतर का दौरा करेगा। एसन वो जा रहे हैं, आज वो दोहा में मौजूद होंगे लेकिन या इस हफ्ते, लेकिन इस दौरे का ताल्लुक अमरीकी हुक्काम के दौरे कतर से नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि तेहरान ने हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया। इसके लिए मुफाहमत की याददाश्त के बाज़ निकात पर अमल दरामद ज़रूरी है। इससे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा था कि दोहा मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर ने के मुताबिक नई अमरीका ईरान जंग बंदी भी पाकिस्तान और कतर ने ही कराई है। सारा तो फिर यही कम रह गया। मतलब लेकिन हम करा तो रहे हैं, लेकिन हम ये जंग हम बंदियां पे जो होती हैं वो इतना एक दो प्रेशर बार का कराते दबाव हैं। डाल रहे हैं ये। हम रोज रोज कैसे करा देते हैं? मतलब हमें वहीं बैठ जाना चाहिए दोनों के हाथ पकड़ के कि अब नहीं लड़ना। बोर्ड विद इट, वैसे वी आर नॉट, बिकॉज़ जाहिर है इससे इतना बड़ा ये मामला है, इंसानी जानों से रिलेटेड है। हाफ द ईयर, वी आर एट द लास्ट डे ऑफ जून टुडे, हाफ द ईयर इज गॉन बाय और हम सुलह ही कराते रह गए वैसे, और सुलह होके नहीं दे रही। दोहा मुज़ाकरात भी पाकिस्तान और कतर की सालसी में होंगे, ऑफ कोर्स वी नो दैट। अपना हुर्मुज़ पर बात होगी। और दूसरी तरफ ये भी बताएं आपको, ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने तस्लीम किया है कि अमेरिका से बातचीत सालसों के ज़रिए हो रही है, और साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात की रवा हफ्ते बहाली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नहीं, पिछले वाले ने कहा था होगी टेक्निकल टॉक, तो अब वो कह रहे नहीं होगी, मतलब इनडायरेक्ट होगी। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर अब हफ्ते कतर जा रहे हैं, जहां ईरानी हुकाम के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। मुझे लगता है हो ही जाएंगे। मामला देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, एज यू कैन सेंस। उधर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में सल्तनत ओमान और ईरान की आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास हुआ और दोनों ममालिक का हुर्मुज़ से मुताल्लिक उमूर पर राब्ता और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी हो गया। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और दीगर मुतल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, और ईरान और ओमान का मुश्तरका मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म भी दोहराया इन दोनों ममालिक ने। अच्छा ठीक है, बस बहुत होगी बातें अब जरा, बिकॉज वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सॉरी। लेबनान इजराइल फ्रेमवर्क के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, और इजराइल के मुताबिक कार्रवाई से पहले अमरीका को उसने बता दिया था। और ईरान का आपको पता है बुनियादी मुतालबा ये भी था कि लेबनान में जंगबंदी ज़रूरी है। अब्दुल्ला, होल्ड योर ब्रेथ, ओके, क्योंकि ये ना हम जितना बता रहे हैं वो ज़रा मज़ीद थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। लेट अस टॉक टू आवर एक्सपर्ट और उनसे पूछते हैं कि क्या हो सकता है, लाइकलीहुड है, व्हाट डज ही फोरसी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर जमील, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? आपने भी हमारी पूरी, थैंक यू, आपने भी हमारी ये पूरी कहानी सुनी। कभी एक सेकंड कुछ हो रहा होता है, दूसरे सेकंड कुछ नहीं होता, तीसरे सेकंड फिर एक स्टेटमेंट आ जाती है, फिर चौथे सेकंड उसकी तरदीद की जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लेकिन ओवरऑल यू थिंक थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और कुछ ना कुछ फैसले कुछ हफ्तों में हो ही जाएंगे? जी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। दरअसल ये हचकोले मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ कि ये हचकोले आते रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर था दौरे हाजिर में, जिसमें कि पूरी दुनिया इस तकलीफ और अजियत में आ गई थी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा तकलीफ और अजियत में, और उसकी वजूहत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस चंद लम्हों में मैं तब बता दूं कि अमेरिका में इसकी वजह से जेन जी इसके खिलाफ है जंग के, और उसके अलावा जो महंगाई और वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसकी वजह से अवाम, और वो मिड टर्म इलेक्शन का तो सारों को पता है कि इसका असर मिड टर्म इलेक्शन पे पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत, यानी अमेरिका और इजराइल दो बहुत ही एक फाल किस्म की ताकत, एक सुपर पावर्स में से, और उन्होंने मिलकर चढ़ाई कर दी ईरान पर, और पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान अपने कदमों पर खड़ा रहा। और आपने अपना हुर्मुज़ की जो बहाने से ये सिंगापुर के फ्लैग वाला जहाज जुमे के दिन जब गुजर रहा था उसको मना किया पासदारान ने कि आप हमारे बताए हुए रास्ते से जाएं और हमसे इजाजत लेके जाएं। उसके बावजूद उसने उसकी खिलाफ वर्जी की, लिहाजा बड़े जचे तुले अंदाज में उसके कैबिनेट के कैप्टन के केबन के सामने उन्होंने एक ड्रोन जो है निशाना मारा। ज्यादा नुकसान कोई नहीं पहुंचा है, सिर्फ बताने के लिए कि हम क्या
क्या कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आप दोहा का जिक्र कर रहे हैं, विटकॉफ और जेरी कुशनर भी वहां पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं अभी, और उसमें ईरान डट गया है, जिसके आपने जिक्र किया आपने इंट्रो में भी, जो आप तबसरा बता रहे थे कि ईरान मोफा कहता है कि हमारा वी हैव नॉट येट शेड्यूल्ड दिस मीटिंग, और उसके अलावा गरीब अजीज आबादी भी कहते हैं कि इस हफ्ते हम कोई टेक्निकल मीटिंग नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना ये है कि मीटिंग, क्योंकि इसमें ये बात सामने आ चुकी है कि ओमान के यूएस के फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने भी बताया है कि पाकिस्तान और तुर्की के इस दफा उससे मीडिएशन से दोबारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है मीटिंग का। तो ये मीटिंग जो है, और फिर ईरान ने कह दिया है कि हम इस दफा सिर्फ करेंगे अपने इसके एमओयू की शक पर, क्योंकि असल तो ये इस दफा जो एक दूसरे को इन्होंने रेसिप्रोकल अटैक्स किए हैं। इसको रेसिप्रोकल अटैक इसलिए कहा जाएगा कि अमेरिका ने किया, जिसने खिलाफ वर्जी की इंटरनेशनल कानून की। यही ईरान कह रहा है कि इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 2 जो उसका 4 है, उसके तहत उसने खिलाफ वर्जी की। जब खिलाफ वर्जी की तो ईरान ने अपना हक इस्तेमाल किया, आर्टिकल 51 के तहत दोबारा उसको मिसाइल मारे। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, सॉरी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये टॉक्स होती किस तरह है। सो वी नो कि शुरू में वो एमओयू जब साइन हुआ तो उसके कुछ पॉइंट्स थे, तो हर बार एवरी टाइम दे सिट टुगेदर दे पिक अप वन पॉइंट एंड दे टॉक अबाउट इट। हाउ डू दे गो ऑन अबाउट इट कि जी, ताकि जो ग्राउंड कवर हो गया है वो तो हो गया, उस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात को आगे भी बढ़ाना है। सो इज दैट हाउ दे गो, वरना तो मुड़ मुड़ के एक ही बात होती रहेगी हर और इस हफ्ते एग्जैक्टली हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जब मोफा आपने खुद ही अभी हमने भी बताया था कि जब वो निगेट कर रहा है कि हमारी ऐसा कोई डायरेक्ट मुलाकात स्केड्यूल नहीं है, लेकिन अमरीकी ओहदेदारान पहुंच रहे हैं और ईरानी टेक्निकल टीम्स भी दोहा में मौजूद होंगी, तो फिर ये क्यों डिनाई करते हैं कि जी नहीं है लेकिन सारे पहुंच रहे हैं? मतलब व्हाट्स द बैकग्राउंड? वो उसका इशारा ये है कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन जो आपने खिलाफ वर्जी, आपने जो इसकी मिस इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है आर्टिकल 5 जो एमओयू का है, और यही बयान दिया है अजीज आबादी साहब ने भी, यही बयान ईरान की तरफ से आया है कि आप पढ़ तो लें जो आपने खुद जिस पे साइन किया है एमओयू पर, कि ईरान इसको सेफ पैसेज की गारंटी देगा बगैर फीस लिए हुए 60 दिन तक, और उसके बाद ओमान से मिलके और बाकी खलीजी ममालिक से मिलके अपना एक अमल बनाएगा, जिसको कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क उसका, और उसकी इजाजत भी दी गई है। मुझे ये अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर है, इसलिए उस कानून की तो कोई इसकी पासदारी करने का कोई हक है नहीं, वो करता ही नहीं है कभी, और लिहाजा ईरान तो बिल्कुल गोइंग बाय द बुक। और मैं साइट कर सकता हूं उसका कि पहले भी मैं बताता रहा हूं कि ठीक है इनोसेंट वेसल को गुजरने देना एक लाजिम है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसी के तहत, और वो आर्टिकल 17 है, और उसके बाद आर्टिकल 42 में और आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि जो जिन टेरिटोरियल आपगाहें गुजरती हैं जिन कंट्रीज की, वो कंट्री उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और फिर तो ये तो राजी भी हो गया ना इसमें, आर्टिकल 5 को अगर हम देख ले तो बड़ा क्लियर है उसमें कि ईरान जो है उसको सेफ पैसेज के लिए इंतजाम करेगा। उसने इंतजाम यही किया हुआ है क्योंकि वहां माइंस भी हैं, और फिर इसमें बीच में फ्रांस आ गया कि जी हम माइन सूप करने के लिए आ रहे हैं। ईरान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आप माइन सूप करने आओगे तो यहाँ बाकी काम करोगे, जासूसी भी करोगे, और फिर आप दूसरों को भी बुलाओगे, तो उसने उसको भी मना कर दिया। तो ईरान अपना बिल्कुल एक हक इस्तेमाल करते हुए अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है अपने, और में यही उसके पास एक तुरुप का पत्ता है। तो है। डॉक्टर साहब ये जो कोशिश थी जिसकी वजह से उसके बाद ये स्कर्मिशेस शुरू हुई और बैक एंड फोर्थ हमले हुए, ये क्या आपको लगता है वाटर टेस्ट, मतलब लिटरल पानियों की बात हो रही है, लेकिन क्या वाटर टेस्ट करने के लिए था कि हाँ जी हम कोशिश करते हैं, जहाज अगर निकल गया तो निकल गया, अगर रिएक्ट किया तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन पासदारान इनकलाब ने फिर रिएक्ट किया? नहीं, पासदारान इनकलाब ने तो पहले वार्निंग दी, जी बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी कि उसके बाद फिर उन्होंने अटैक, जब उसको वायोलेट किया गया वार्निंग को, एक जो रेगुलेट कर रहा है मुल्क जिसके, तो फिर इस मिस एडवेंचर के पीछे क्या कैलकुलेशन हो सकती है कि एक मुल्क आपको ये ट्राई क्यों हुआ होगा, आपको लग रहा है? और क्या इतना बड़ा जहाज आपने कैसे किस अश्योरिटी पे निकाल दिया कि निकल जाएगा? ये सोची समझी एक कोशिश थी कि हाँ जी कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। नहीं, इससे दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि कुछ जहाज वो अपनी मर्जी से धौंस और जबरदस्ती के तहत निकाल दे। उसकी वजह दो है।
एक तो ये है कि वो अपनी आवाम को बताना चाहता है कि बिल्कुल जिस तरह हमने कहा, क्योंकि उसकी आवाम नाराज है ना, इसमें उनके अपने कांग्रेस मैन और वुमेन नाराज हैं कि आपने हरमस पे भी बिल्कुल सरेंडर कर दिया, आपने एमओयू साइन करके भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि ईरान ने अपनी सारी बातें मनवाई तब तो एमओयू साइन हुआ है और बड़ी जायज और हक वाली बात थी। तो लिहाजा अब वो बताना चाहता है कि नहीं, हम बिल्कुल सरेंडर नहीं किया, देखो हम एक्शन में। तो ये बेसिकली पॉस्चरिंग और पब्लिक रिलेशनिंग के लिए है दोनों साइड से, वरना ये मामला मैंने जैसे कि कहा कि मुतहम्मिल दोनों ममालिक नहीं हो सकते कि किसी एक प्रोलॉन्ग जंग की तरफ दोबारा चले जाए। उन्होंने देख लिया, उसका मजा चख लिया दोनों साइड ने। आपको पता है कि जो 17 बेसेस तबाह हुए हैं वो उसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके अपने कांग्रेसमैन और वुमेन चीख रहे हैं, कोई 47 जहाजों की रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट और बाकी दे रहे हैं। ऐसा ही है। और वहां के तो बहुत से कांग्रेसमैन और कांग्रेसमैन किया है, उसमें भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, वहां तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। वोकली कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये अमेरिका हारा है और इसको अब ऑब्वियसली ये कलर दिया जा रहा है कि एक्चुअली हम जीत गए हैं। अ लॉट ऑफ जा भी रहे हैं, यहाँ से काफी जहाज लेके वापस जा रहे हैं, ये रिपोर्टें मौजूद हैं। जो बिन गोरियन एयरपोर्ट से भी अपने रिफ्यूलिंग जहाज ले गए हैं वहां से और कुछ सामान। और फिर वो आपने सवाल किया था, एक छोटा सा 5 सेकंड का बता दूं, आबनाए को इसलिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो अपना तमाम साजो सामान बेसिस से आहिस्ता आहिस्ता जो निकाल रहे हैं, जो खबरें उनके मुल्क से आ रही हैं, उनको उसके लिए उनको जहाज भी, शिप भी चाहिए। और वो ईरान चाहता है कि उसकी अपनी रेगुलेशन जो उसको हक है, मैंने आर्टिकल 42 का हवाला दिया यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसीज का, और उसके तहत वो उसको चेक भी करे, क्योंकि आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि अगर किसी मुल्क को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का खतरा होता है तो उन जहाजों को वो चेक कर सकता है, यानी रेगुलेट कर सकता है। तो ये वो चाहते हैं कि उनको फ्री पैसेज इस लिहाज से मिलता रहे कि अगर वो अपना मिलिट्री का साजो सामान जहाजों से निकालते हैं तो कम से कम उनकी धौंस धांधली के तहत ये चलता रहे। ये भी खबरें मौजूद है। तो लिहाजा इसके पीछे बहुत सारे महरिकात होते हैं। और ईरान अपने यूनाइटेड नेशंस के लॉ ऑफ अजीज के जिन आर्टिकल्स का आपने हवाला दिया उनको बरूए कार लाते हुए ये चाहता है कि इसका कंट्रोल समहाउ, नॉट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कंट्रोल ही आप कह लें, या फिर उसका चेक एंड बैलेंस यहाँ पे इस आबी गुजरगाह पे, इस रास्ते पे बरकरार है कि इसको क्लियर करें। जी बिल्कुल कह रहा है कि आज इसको क्लियर करें बैठ के आप कि ये जो आपने एमओयू साइन उसके हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वो भी जाना चाहिए, वरना तो ये स्कर्मिशेस चलती रहेंगी। डॉक्टर जमील अहमद खान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, थोड़ी देर में आएंगे। और ये वी नीड टू फाइंड आउट कि हम इस ईरान यूएस वॉर में और मुज़ाकरात में, चले वॉर को अभी हम नई वर्ड ये यूज़ करेंगे क्योंकि लिटरली मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन वे डू दे स्टैंड इन द मुज़ाकरात एज वेल। एवरी डे इज़ कन्फ्यूजिंग, जिस तरह के हम उनसे भी बात कर रहे थे डॉक्टर जमील से। अच्छा, ये पॉस्चरिंग और पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें हो रही हैं ना, डॉक्टर जमील जो ये कह रहे थे, ये बड़ा मामला ख़राब करते हैं। बिकॉज एट वन पॉइंट इन प्रिंसिपल यू वांटेड टू ऑल एंड एंड यू वांटेड टू वर्क आउट और हम आगे चलें बेसिकली, लेकिन साथ साथ हमें पहले पीछे घर में भी बताना है कि जी हम जीते हैं और ये हमारी हिस्से पे हो रहा है, ये दोनों तरफ से एंड पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीजें बयानात दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। But that is creating a lot of mistrust and confusion as well, क्योंकि हम इधर कुछ कहेंगे कि हाथ मिला लिया, घर जाके ये कहेंगे कि जो हाथ क्या, हम तो कभी उनका हाथ ना मिलाएं। मतलब ये जो स्टांस है, that is why it's like a step forward and 2 steps backwards. ये वो वाला सीन सारा चल रहा है। But probably these things work like this. अब ये हमारे सामने ही है। हमारे सारे डिप्लोमेट्स ऑन द शो बताते तो वैसे हैं कि this is how it works. अच्छा जी, एजाज चौधरी साहब जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे इस मौजू पर मजीद बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बता दें, कमिंग बैक टू द फुटबॉल वर्ल्ड कप अपडेट, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम ज़रा ज़्यादा है ना गुफ्तगू करने के लिए। हाँ जी, ब्राज़ील की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और राउंड ऑफ 32 में जापान को इसने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। और ब्राज़ील की जानिब से विनिंग गोल गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम के आखिरी मिनट में किया। From what I've heard, ये कोई इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ब्राजील के लिए, ये बड़ा मुश्किल था बिकॉज और पहले हाफ में जापान खासा हावी था। लगता है आपने सुबह अलार्म लगा के 4 बजे उठ के देखा। मुश्किल काम है। और पता है ना कि लियारी में ब्राजील, एक तो इट्स मिनी ब्राजील इन लियारी, और मतलब जो आज ये लें जी कुछ तस्वीरें आ गई और यही मैं इस पे जिक्र करने लगी थी, ये कोई स्टेडियम नहीं है, ये एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है एंड दे आर क्रेजी अबाउट। अच्छा, व्हेन वी से ना दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल, यस दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल, बट ओनली वन टीम, ब्राजील।
बाकी कोई इतनी कोई टीमों की कोई इतना फैन बेस नहीं है क्या यहाँ। है वैसे इसका बैकग्राउंड, क्या हो सकता है? Well, इस पे भी हमें we should call फुटबॉल a few people. ओवरऑल ही जाहिर है Football, they are crazy about football, but Brazil is the they do favorite. love football। और बाय द वे ये तो गली मोहल्लों के मनाज़िर हैं, एक पूरे स्टेडियम में भी पूरा एहतमाम किया गया। मेयर कराची भी हमें नजर आ रहे हैं भाई इसी मजमे में बैठे हुए। और तो क्या आपका sorry I missed what you said about the stadium bet? there is a stadium in लियारी और वहाँ पे भी पूरा एहतमाम किया हाँ, but गया। what I meant was कि it's not a stadium as in लगता तो ये है ना इनके बैठने से कि सामने लाइव खेल फुटबॉल रहे हैं। मैच खेला जा रहा होगा, बट ये स्क्रीन पे है। हाँ। So yes, I guess इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए लियारी स्टेडियम ही यूज हुआ होगा। However, this is all on the screen and people are like serious about it. अच्छा, ये दुनिया में भी बाय द वे ये बात पहुंच चुकी है कि हाँ। पाकिस्तान इज क्रेजी अबाउट फुटबॉल एंड खास तौर पे कराची में लियारी There's जो an है area in Karachi, that's another लियारी। level altogether. ओके अच्छा जी, आगे चलें। और एजाज चौधरी साहब ने हमें अगर नहीं ज्वाइन किया तो हम कोई कर लिया और नहीं? बातें कर लेते हैं। कर लिया जी। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एजाज साहब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जी और अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से जो बयानात आते हैं वो हमारी कंफ्यूजन में इजाफा करते हैं, क्योंकि एक तरफ ये बताया जाता है कि इस हफ्ते अमेरिकी ओहदेदारान पहुंच रहे हैं, दोहा में मुज़ाकरात होने हैं। फिर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जी अभी तो टेक्निकल मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, जो MOU साइन हुआ था इसी के निकात पर कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे। और फिर पता चलता है कि हाई लेवल डेलीगेशंस जो हैं वो दोहा पहुंच भी रही हैं, जैसे कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की बात हो रही है, वो भी पहुंच रहे हैं। टेक्निकल टीम भी दोहा में होगी। हाँ। सो हम क्या अखज़ करें इस सारी सूरत हाल से? एक हफ्ते जो झड़पें हुई हैं बैक एंड फोर्थ, अभी भी मामला ऑन ट्रैक ही समझें? जी बिल्कुल ऑन समझे जी, ऑन ट्रैक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें बदएतमादी भी है, दोनों की बड़ी पुरानी है। इनका इकट्ठे बैठ जाना भी बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसके लिए पाकिस्तान यकीनन अपने आप को क्रेडिट भी दे सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि मामलात बहुत गंभीर हैं और ये इतनी आसानी से रिजॉल्व होने वाले नहीं है। और एक बहुत बड़ी वजह इसमें यह है कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर बीच में बैठा है जिसका नाम इसराइल है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये माहिदा आगे चले। तो उनको याद होगा आपको, जैसे ही ये MOU साइन हुआ उन्होंने लेबनान में बल्कि उसके साइन होने से बिल्कुल एक दिन पहले उन्होंने लेबनान में अपना बॉम्बिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनको सर्जनिश करनी पड़ी। सर्जनिश करने के बाद आपने देखा कि वो MOU साइन हो गया। लेकिन इसराइल बाज तो नहीं आया, उसकी इतनी पावरफुल लॉबी है, आज भी उसके लिए बहुत सारे सेनेटर्स बोल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसको अकोमोडेट करना है। अब अकोमोडेशन इस तरह की है उन्होंने कि उन्होंने उनका मुआहिदा करा दिया है आपस में लेबनान गवर्नमेंट में का और इसराइल का, लेकिन उसके अंदर ये जिक्र कर दिया है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे। अब नेचुरली ये तो MOU के पॉइंट नंबर 1 से कॉन्ट्रडिक्ट करता है क्योंकि उसमें हिजबुल्लाह का जिक्र नहीं था। तो चुनाचे ये बात होगी नहीं क्योंकि साथ ही वो बॉम्बिंग कर रहे हैं साउथ लेबनान पे, जिसका मतलब है कि हिजबुल्लाह उसको जवाब देगा। तो एक तो वो फ्रंट खुला हुआ, दूसरी तरफ ये अबनाए हुर्मुज है, वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अबनाए हुर्मुज में भी थोड़ा सा ईरान को भी रेस्ट्रिक्ट अपने आप को करना चाहिए। ये तो नहीं कि आते जाते हर शिप के ऊपर को आप ये कहें कि भाई आप इसी पर्टिकुलर राह से गुजरेंगे, नहीं गुजरेंगे तो हम आप पे ड्रोन फेंक देंगे। अब जिस तरह उन्होंने एक सिंगापुर के जहाज पे फेंका, तो रिजल्ट ये हुआ कि ईरान ने जो इस तरह, तो फिर ये है कि अब ईरान को मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि बड़ी तस्वीर क्या है। बड़ी तस्वीर ये है कि वो इतने अरसे के बाद ये सारी खलीजी रियासतें जो इसराइल के साथ जुड़ी थी, अमेरिका के साथ जुड़ी थी, आज वो ईरान के साथ कोई ना कोई पुरअमन बकाए बाहमी करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा इनाम होगा और साथ ही साथ इसराइल कमज़ोर हो गया है इस पूरे सारे प्रोसेस में, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए और पूरा MOU जो है उसको इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कहीं नहीं जा रही तो उसका ओनर्स तो फिर एजाज चौधरी साहब जी, एजाज चौधरी साहब इससे पहले जो आपने बात की है कि बहुत सी गल्फ स्टेट्स हैं, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इजराइल, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग और अब ईरान की तरफ हैं। तो ईरान को तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान शुड वर्क टुवर्ड्स इट कि ये जो कलेक्टिव है, ये सारे मुसलमान मुल्क या फिर गल्फ स्टेट या नेबरिंग स्टेट, अगर हम साथ हो जाएं तो हम एक टक्कर दे सकते हैं इजराइल को। तो ईरान को तो उस किस्म के कदम उठाने चाहिए जहां वो उनको माइल करें, उनको फैसिलिटेट करें, इनफैक्ट उनके लिए ज़्यादा लीनियंसी दिखाएं टू अकोमोडेट देम देन एनीबडी एल्स, ताकि उनको ये फीलिंग हो कि वी वांट टू वर्क विद यू। बिल्कुल, मैं इस नुक्ते से मुकम्मल इत्तेफाक कर रहा हूँ और उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये ईरान को इस वक्त बड़ी तस्वीर पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ चुकी है वहाँ पे। ये मुल्क जो है ये अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आज अमेरिका वहाँ से अपने अड्डे हटाने का सोच रहा है।
और ईरान के लिए फिर ये भी तो है ना, उसको कुछ दोस्त भी चाहिए। सारी दुनिया तेल की तरसील के ऊपर डिपेंड करती है और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से वहाँ पे उनके जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर खतरा रहे हर वक्त। तो मैं समझता हूँ कि अभी ईरान को थोड़ा सब्र करना चाहिए आबनाए हुर्मुज़ पे, और बाकी जो मामलात है सारे के सारे वो तय करें, ताकि एक पूरा अमन ये अब दुनिया तो बात करेगी कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा यहाँ पे, जिसमें पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा। मगर इस वक्त बड़ा तो ईरान को कॉशियसली मेरा ट्रेड तो करना ख्याल होगा, थोड़ा और जाहिर है जिम्मेदारी दोनों पे ही आयद होती है। और इस खत्ते में तो ईरान मौजूद है, बैठा है, उसके सामने आपने हुर्मुज़ है, तो उस पर भी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। ये सिंगापुर वाले ऑयल टैंकर का जो मिसएडवेंचर था, या जहाज़ का जो मिसएडवेंचर था, आपको क्या लगता है ये बताने की या बावर कराने की कोशिश थी कि हमारी ही इजारादारी यहाँ कायम रहेगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज में आर्टिकल 42 भी है, फिर 24 भी है, जो कहता है अगर आपकी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा है तो आप तो तलाशी तक ले सकते हैं। सो उनके पास भी लीगल ग्राउंड्स तो हैं। क्या लगता है आपको ये जो एपिसोड हुआ और उसके बाद बैक एंड फोर्थ हमले हुए, ये क्यों, ये वाटर्स टेस्ट करने के लिए किया था? देखिए, ईरान जो है वो समझता है कि मेरे पास इस वक्त एक ही हथियार है मेन, वो है आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल। और आज अगर मैंने वो अरेंजमेंट्स, और आपको पता है कि जो पॉइंट नंबर 5 था जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान कोई अरेंजमेंट्स कर सकता है, लेकिन उसकी बहुत सारी शराइत भी लिखी हुई है उसके अंदर, क्योंकि और आखिर पे ये भी लिखा है कि ये फ्री इंटरनेशनल वाटरवे है। तो ईरान जो है लेकिन समझता है कि मैं अभी ओमान के साथ मिलकर आज मैं अगर ये सेट कर दूंगा प्रेसिडेंट कि सारे हमसे पूछ के हमारे बताए हुए रास्ते से क्रॉस करेंगे, तो फिर ये हमेशा के लिए पुख्ता हो जाएगा मामला। अब मेरा नुक्ता और अभी जो हुमा साहिबा का भी यही नुक्ता था कि हम जरा थोड़ा सा इस मामले में वो अगर बाकी चीज़ों को देख लें, क्योंकि अब तो सारे गल्फ की रियासतें भी इस पर खफा हो जाएंगी, तेल तो उनका ही जा रहा है ना वहाँ उसके ऊपर, तो दुनिया भी खफा हो जाएगी। तो ये कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में ये वायलेशन रुकनी चाहिए और इस मुआहदे को मौके का फायदा देना चाहिए। और इसका ईरान को कहीं ज्यादा फायदा है, अमेरिका को भी होगा एक लिहाज से, क्योंकि वो निकलना चाह रहा है अब इस खित्ते से और वो एक गलत जंग में लेकिन इस पूरे मुआहदे का पूरी दुनिया ये कह रही है कि ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जाहिर है वो दोबारा से एक आलमी माशी निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं, उन पे सैंक्शंस ख़त्म हो सकती हैं, उनकी तेल की तरसील की इजाज़त उन्हें मिल गई है। सो इस वक्त बड़ा मुश्किल होता है वैसे किसी भी मुल्क के लिए बैलेंस कायम करना कि और या तो मज़ीद निचोड़ें या फिर इसी पे इक्तफा करते हुए आगे बढ़ें। ये डिसीजंस कैसे होते हैं एजाज साहब? देखिए, हर मुल्क में मुख्तलिफ पावर सेंटर्स होते हैं और यकीनन ईरान में भी होंगे। अब IRGC जो है, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो समझते हैं कि जंग तो उन्होंने जीती है बाय सस्टेनिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, तो उनका असर मेरे ख्याल में ज्यादा होगा डिसीजन मेकिंग में, और वो यही समझते होंगे इस वक्त। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ईरान के अंदर भी ये रस्साकशी होगी, लेकिन बिलअमूम मुझे लगता है कि ईरान के लिए फ़ायदा उसी सूरत में होगा अगर वो इसको ज़रा अपनी ताकत को यानी ज़रा धीरे धीरे इस्तेमाल करें। और आपने जिस तरह सैंक्शंस की बात की, इसी तरह उनके जो उनको पैसे जो मिलने हैं, बहुत सारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं, तो ईरान के लिए तो बड़ी राहें खुलने वाली हैं। वो सारी राहें क्यों मसदूद की जाएं सिर्फ और सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ की वजह से? अच्छा, ये बताएं एजाज चौधरी साहब कि ये इट्स अ वेरी आयरॉनिक सिचुएशन कि जहां ईरान को पूछा भी नहीं जा रहा था, इट वाज नॉट रेलेवेंट इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सिर्फ अमेरिका को तकलीफ थी, उन्होंने खुद ये जंग करके उनको पूरा एक सेंटर स्टेज, वर्ल्ड स्टेज पे लाके रख दिया जहां वो अपनी मनवा सकते हैं। तो ये तो हो गया अमेरिका, बिकॉज ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैव अ फुल फार साइटेड प्लान। अब ये वहाँ जो इलेक्शंस होने हैं, नॉट दैट दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम सेइंग, इस पे डिबेट्स हो रही हैं, इस पे बातें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी पे एक्चुअल उनकी अपनी मागा फैन बेस जो उनकी वोट बेस है उससे भी धचका लग सकता है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जिसको वो जितना भी प्ले डाउन कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो तो यही करने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे कि जी हमने मज़ा चखा दिया ईरान को एंड ऑल दैट, बट हिस्ट्री विल टेल एंड वी डोंट इवन हैव टू वेट फॉर हिस्ट्री, प्रेजेंट इज टेलिंग अस कि ये कितना बड़ा मिसएडवेंचर था और जो ये चाहते थे कि इसका एंड रिजल्ट निकले, इट इज इंटायरली द ऑपोजिट। मतलब ईरान को इतनी इंपॉर्टेंस दुनिया में कभी नहीं मिली जितनी इस वक्त दे आर इन द डिसीजन मेकिंग रोल राइट नाउ। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है उसके इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने लिखा था कि हम अमेरिका को ये दूर बांध की जंगों से निकाल लेंगे, और वाकई वो उन्होंने यूक्रेन से अपने आप को निकाल लिया। चीन में जाकर 14 मई को प्रेसिडेंट शी के साथ बैठकर
कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात की। Right. यानी उसमें ये बात की कि अब हम दोनों मुल्क जो है ना वो कंपटीशन वायलेंट नहीं होगा। जिसका क्या मतलब है, अच्छा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में से इंडो का लफ्ज निकाल दिया, वो पैसिफिक कमांड कर दी। तो ये सारी दुनिया में से वो चाहते थे कि मैं इसी तरीके से अपनी पॉलिसी के मुताबिक और अपनी जो उन्होंने नेशनल क्या कहते हैं उसको सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS जो उन्होंने दिसंबर 2025 में दी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब हम सारी दुनिया से निकलकर सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे। तो वो इस जंग में से भी एग्जिट करना चाहते हैं, बल्कि इस पूरे खित्ते से एग्जिट करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हमें तो अब मिडल ईस्ट के तेल की जरूरत ही नहीं है, जिनको जरूरत है वो जाकर दिफा कर रहे हैं, जो करते हैं तो करते रहें। तो वो तो इसराइल के नेतन्याहू की वजह से उसमें फंस गए, अब वो वहां से निकलना चाह रहे हैं। वो आप देखें, मार्क माय वर्ड्स को अड्डे भी ले जाएंगे यहाँ से, वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। और जी, अगला सवाल ये अड्डों का ही था कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद द बेसिस, बिकॉज दे लिटरली डिड नॉट वर्क फॉर एनीबॉडी। मतलब थोड़ा सा अमेरिका के लिए काम किया, गल्फ के लिए तो लाइबिलिटी बन गई उनके अड्डे रखना। तो ये अड्डे भी आपको लगता है जहां मिलियंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वर्किंग ऑन दीज बेसिस, ये रोल बैक होंगे? इस खित्ते में 50,000 हैं अभी। जी वो कर लेंगे जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो मॉन्रो डॉक्ट्रिन जो 1823 का था उसको रीसर्ट कर रहे हैं कि अब हम सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करेंगे, अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे। हम पे चीन का, इंडिया का, ये सारी इंपोर्ट्स ने हमें बहुत खराब कर दिया है। पहले हम इसको अपने आप को दोबारा बिल्ड करेंगे और फिर एक्सपेंड करेंगे। तो ये उनकी पॉलिसी है, उसमें मिडल ईस्ट फिट इन नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने ये अड्डे वहां से हटा लेंगे। और वैसे भी आपने देखा है कि वो उस तरह का काम नहीं कर सके हैं, वो देवर सिटिंग डक्स बेसिकली। तो इस वजह से मेरा ख्याल वो अड्डे भी ले जाएंगे और इस खित्ते से भी अमेरिका जो है वो निकलना चाहेगा और ईरान को चाहिए कि उनको मदद दे इससे निकलने के लिए। अच्छा, कल को अगर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहते, मतलब व्हाटएवर आउटकम, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो इनकी प्रेसिडेंसी भी खत्म हो जाएगी। ये सारी पॉलिसीज वगैरह बेशक इनकी अपनी गलतियों की वजह से बहुत सी चीजें हुई हो, आने वाले बाकी जो प्रेसिडेंट्स होंगे और गवर्नमेंट्स जो होंगी अमेरिका की, दे विल फॉलो दैट पॉलिसी या फिर कोई ऐसी? क्योंकि एक मिसाल तो हमारे सामने ही है ना, हाँ। जेपी वो जो सदर ओबामा को बड़ा लंबा सा नाम है उसका, अच्छा, जो मुआहिदा JPCOA, हाँ, उसको कितना तनकीद का निशाना बनाते हैं और कितना बरमला उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं होती ना कि आपको जी पहले जो पॉलिसीज बन गई हैं और अगर हमने अड्डे खत्म कर दिया एंड ऑल दैट, तो वी हैव टू, मतलब कितनी लॉन्ग टर्म ये कमिटमेंट होगी अमेरिका एंड ईरान के दरमियान? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग में अमेरिका की शिकस्त तवज्जो हटाकर उस लार्जर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि ये इलाके में हमें होना ही नहीं चाहिए। क्यों हमारी वहां जाने जाए जाएं, क्यों हम लोग वहां पे पैसा खर्च करें जब हमें ईरान के या गल्फ के तेल की जरूरत ही नहीं है। ये आर्गुमेंट उनके बेस को बहुत अच्छा लगेगा। वो कहेंगे देखें कितना अक्लमंद बंदा है कि इसने अमेरिका के आइंदा होने वाले नुकसानात से हमें बचा लिया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको इस नुकसान नहीं होगा अगर इस जंग से वो निकल जाते हैं, और इसलिए वो बड़े कीन है कि इस जंग से निकल जाएं और इस खित्ते को इसके अपने हाल पे छोड़ दें। और ये खित्ता आगे से पुरअमन होता है या नहीं होता है, ये लड़ता है, आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते, ही रियली डजंट केयर। लेकिन उनके पास ये है उनको कि ये मैं यहाँ से अगर निकल जाऊं तो मेरे लोगों को, मेरा ख्याल भी ये आर्गुमेंट उनके मागा बेस को भी सपोर्ट करेगा। और वो जो डिबेट आप जिसका जिक्र कर रही है कि JCPOA वर्सेस MOU, ये खत्म हो जाएगी ये डिबेट, क्योंकि ये लार्जर ऑब्जेक्टिव की तरफ चले गए। चलिए, गुड फॉर ट्रम्प, फिर कुछ ना कुछ तो इट विल वर्क आउट फॉर देम। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ऑलवेज एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस। अच्छा, आपको बताएं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर का बलूचिस्तान में बीवी और बेटियों के सामने कत्ल बता रहा है कि दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं और मकतूल की अहलिया, जिन्हें कई गोलियां खुद लगी हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और ऐसा जुल्म करने वाले किसी बयानिए या नज़रिए की आड़ नहीं ले सकते, छुप नहीं सकते बेसिकली। और ताजर अली मुर्तज़ा को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो कोयटा से वापस कराची आ रहे थे और कराची के ताजर बेगुनाह शख्स के कत्ल पर हुकूमत से कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर रहे हैं, और जो करना भी चाहिए। लुक एट दिस, मतलब ये क्या 2 दिन से जो तस्वीरें हमने देखी हैं, ये किसी भी इंसान को ट्रॉमे में मुब्तला करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि ये एक हैप्पी फैमिली अपनी जर्नी कैप्चर कर रही थी, वीलॉग बना रही थी, और वो जगह जगह जा रहे हैं। और जिस तरह दो छोटी बच्चियां हैं, मियाँ बीवी हैं, वो जा रहे हैं गूगल मैप्स के थ्रू रास्ता ढूंढ रहे थे, गूगल मैप्स के थ्रू रास्ता ढूंढते ढूंढते वो गुम हो गए।
दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड वो दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गए। और मतलब 2 छोटी बच्चियां जो एक औरत और एक मर्द अगर एक फैमिली में है तो उनसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती क्या होगी है और क्या खौफ आ रहा होगा उनसे। और ये तो चलो आई एम श्योर दे वर नॉट इवन लाइक यू नो एक टारगेट होता है ना जिसको ढूंढ रहे हो, तो ये तो उनको बाय चांस मिल गए होंगे घूमे हुए और उनको मार दिया। तो फिर दहशतगर्दों का भी पॉइंट क्या है? मतलब कुछ तो सोच होती होगी ना कि कहीं तो वो ढूंढ रहे होंगे कि जी हम इसको मारेंगे तो हमारी बड़ी कोई जय होगी। बट व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस? ये समझ नहीं आई। छोटी छोटी बच्चियां अस्पताल में खौफजदा और बेचारगी के आलम में खड़ी थीं और ये वो मनाजिर थे जिसने हर दर्द दिल रखने वाले शख्स को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ दीज पिक्चर्स एंड स्टोरीज और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी दफात जो हैं वो भी शामिल की गई हैं। और दश्त पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक कार पर फायरिंग की इत्तला पर पहुंचे तो कार को सड़क से नीचे खड़ी देखा। कार में मौजूद खातून ने जांबाहक शख्स का नाम अली मुर्तज़ा और अपना शौहर बताया। मकतूल की अहलिया ने पुलिस को बताया कि वो गाड़ी में शौहर और 2 बच्चियों के साथ कोयटा से कराची जा रहे थे। रास्ता भटकने की वजह से ऑनलाइन मैप का सहारा लेकर लिंक रोड से सफ़र कर रहे थे। दहशतगर्दों ने रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने अली मुर्तज़ा के कत्ल की ज़िम्मेदार कलदम BLA पर ज़िम्मेदारी डाली है और रियासत तो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ी रही है, लेकिन ऐसे इंसानियत सोच वाक़यात का नुकसान एक आम बलोच और ऐसी तंजीमों को भी हो रहा है जो जमहूरी अंदाज में बलूचिस्तान के हकूक़ की ना सिर्फ बात करती हैं बल्कि हर फोरम पर इनके लिए आवाज़ भी बुलंद करती हैं। लेकिन इन वाक़यात की वजह से वो सारी कोशिशें भी मलियामेट हो जाती हैं। ऐसे वाक़यात बलोचों की शानदार मेहमान नवाजी की रिवायती शनाख्त पर भी कारी ज़रब लगाते हैं और पूरी बलोच तहजीब को मस्त करते हैं कि मतलब कोई मेहमान यहाँ से बलूचिस्तान जाने का सोचे तो वो क्या लाशें लेकर आएगा। इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को सोचना चाहिए और ये रोड ट्रिप एडवेंचर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली नथिंग इज़ वर्थ इट। और उसको रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुके। आई एम सॉरी, क्यों रुकते? कोई पुलिस हैं आप, ये मतलब कि क्या किस वजह से आपको रोका जा रहा है? और उनका नाम ही अली मुर्तज़ा था, उन्होंने तो वैसे ही नहीं छोड़ना था उन्हें। सलमान अशरफ हमारे साथ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस फ्रॉम कोयटा। सलमान बताइएगा क्या और दानियाल ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। विल टॉक टू दानियाल सैयद। सलमान बताइएगा क्या पेशरफ्त हो सकी, मतलब कितने लोग थे, एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पे जहाँ पे इन्हें रोका गया था? क्या वो इलाका नोटोरियस है? क्या वहाँ पता है कि दहशतगर्दों की कमीन गाहें हैं? क्या मामला था? एरिया पर इन्हें निशाना बनाया गया जो कराची की फैमिली थी। यहाँ पर जो एरिया है मुकम्मल तौर पर नामालूम मुसल्ला अफराद के जो है वो ज़ेरे कंट्रोल रहता है। मुतादिद बार यहाँ की शिकायत भी सामने आई, फोर्सेस ने यहाँ पे कार्रवाइयाँ भी की हैं, लेकिन बदस्तूर जो तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल है उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस एरिया को नोटोरियस ही करार दिया गया है और वहाँ जो असर के बाद अमूमी तौर पर जो ट्रैफिक है वो आमदोरफ्त वहाँ पर मअतल दिखाई देती है। आम जो लोकल शहरी हैं, ताजर हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर जाने से गुरेज करते हैं। और ये रात का वाक़या पेश आया जहाँ पर उन पर फायरिंग की गई और उसके बाद पुलिस और जो इदारे आगे कहीं पर नहीं बढ़ सके और जो उन्होंने जिम्मेदार तंजीम पर। अच्छा सलमान, वील ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब हो रही है। दानियाल कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। दानियाल बताइएगा ये फैमिली क्या रोड ट्रिप कर रही थी? मतलब बलूचिस्तान के हालात हम सबको पता ही हैं। ये 2 छोटी बच्चियाँ और गाड़ी पे लेके निकल गए। क्या कोई फैमिली से बात हुई आपकी? क्या बताया है इनके इस जर्नी के बारे में? और अभी जो खातून ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल जो खातून ज़ख्मी हुई हैं उनकी हालत ख़तरे में ही है इस वक्त और वो कराची में निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 2:15 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था मस्तूम के इलाके दश्त में।
जहाँ पर ये कराची की मुतासरा फैमिली है जो सफ़र कर रही थी, और इसी दौरान इनको मुसल्ला जो दहशतगर्द है उन्होंने रुकने का इशारा किया। ना रुकने के ऊपर इनकी गाड़ियों के ऊपर छोटे नहीं बल्कि जो बड़े हथियार होते हैं SMG, उससे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अली मुर्तज़ा मौके पर जहाँ बाग हो गए। उनकी जो अहलियाँ हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई थी। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि जब इस वाक़े की इत्तला मिली, मौके पर पहुँचे तो फौरी तौर पर खातून और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जाए वक़ूअ से जो शवाहिद हासिल किए गए, जो खूल हासिल किए गए हैं, वो भी SMG राइफल के मिले हैं। और SP मासूम जो हैं अब्दुल्ला अल्लाह बख्श, उनके मुताबिक 2 रास्ते हैं इस मरकज़ी शाहरा पर। एक रास्ता वो जो महफूज है, दूसरा गैर महफूज था। गूगल मैप के ज़रिए ये मुतासरा ख़ानदान जो है शॉर्टकट के बाइस इस सड़क पे आया जो गैर महफूज सड़क थी, और वहाँ पर मौजूद पहले से दहशतगर्दों ने फायरिंग की। मुकदमा दानियल, एक सॉरी मैं आपको इधर रोक रही हूँ, आप रात 2 बजे का ही जिक्र कर रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट तो आप उसको बता दें। ये इनका कोई बिजनेस ट्रिप था जिसके लिए गए हुए थे, या फिर फैमिली ये थी, क्या था? ये आउटिंग कर रहे थे? आउटिंग कर रहे थे, मतलब हमें नहीं समझ आ रही कि ये इस जगह पे क्या मकसद होगा। रात के 2 बजे वो वहां पहुंचे हुए हैं, या घूम गए थे, या क्या हुआ था? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। ये कोई मरी थोड़ी है, मतलब कोई नथिया गली तो नहीं जा रहे ना, ये तो आप कहीं और हैं। जी देखिए, मकतूल के जो वालिद हैं उनके मुताबिक उन्होंने फैमिली को, अपने बेटे को, अपने बहू को मना किया था कि वो ना जाएं, लेकिन इसरार था फैमिली का, जिसके बायस वो यहाँ से कोयटा गए थे, और जब वापस आ रहे थे तो उस दौरान ये वाक़या पेश आया है। ये घूमने की गर्ज से कराची से निकली थी ये मुतासरा फैमिली। मोबाइल फ़ोन के ताजिर हैं अली मुर्तज़ा, जिन्हें कत्ल किया गया है। पुलिस हुक्काम का ये दावा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश का दायरा-कार जो है वो वसी किया गया है, लेकिन जिस शाहरा के ऊपर उनको लिंक रोड के ऊपर निशाना बनाया गया है, वहाँ पर ऐसे कोई शवाहिद पुलिस हासिल करने में अब तक नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई CCTV कैमराज है, ना ही किसी ऐनी शाहिद का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो शाहरा है वो ख़ुद पुलिस हुक्काम के मुताबिक इंतहाई गैर महफूज शाहरा थी, जिसका उन्होंने गूगल मैप के ज़रिए गलती से इंतखाब किया था मुतासरा फैमिली ने। तो अब तक कोई बयान पुलिस किसी ऐनी शाहिद का रिकॉर्ड नहीं कर सकी है। उनकी अहलिया का सिर्फ बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद SP मासूम का अल्लाह बख्श जो है उनका ये कहना है कि कातलों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन 26 और 27 जून की दरमियानी रात तकरीबन 2:15 बजे के करीब ये वाक़या रूनुमा हुआ था। नामालूम मुसल्ला मुल्ज़मान थे और उनकी तादाद भी अब तक वाज़ेह नहीं है। वो इस वजह से वाज़ेह नहीं है क्योंकि उस सड़क के ऊपर अंधेरा था। 2:15 बजे के करीब इंतहाई गैर महफूज शाहरा के ऊपर जब रुकने का इशारा किया दहशतगर्दों ने, तो अली मुर्तज़ा ने जान बचाने की गर्ज से गाड़ी को तेज़ भगाया, और इसी दौरान उनके पीछे से फायरिंग कर दी। एक सीरीज ऑफ एरर्स इन जजमेंट हो रहा है इधर। ये सारी आपकी बात से ये नजर आ रहा है कि ये कोई एक एरर इन जजमेंट नहीं था, ये पै दर पै हो रहे हैं। नंबर 1, आप सियाहती एक ट्रिप कर रहे हैं फॉर ऑन शाहराज दैट आर नॉट सेफ। नंबर 2, आप 2 छोटे बच्चों को लेके, अपनी बीवी को लेके रात 2 बजे कर रहे हैं, आप रात के 2 बजे गूगल मैप के थ्रू उस रोड पे चढ़ गए हैं जहाँ कोई लाइट भी नहीं है। आई एम सॉरी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मतलब हम वैसे तो चाहते हैं और कि हम कहें कि पाकिस्तान की हर रोड, हर शाहरा सेफ है और किसी वक्त भी कोई भी बाहर जा सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। नहीं, और ये इलाका तो जाहिर है सेफ, बिल्कुल ही ये नहीं। रास्ता तो सेफ नहीं है ना। अच्छा, अब ये बताइएगा सलमान, कोई SOP है जो पुलिस की तरफ से दिया गया है कि लोगों को शौक होता है, मतलब क्यों नहीं कोई आएगा कराची से बाय रोड, एक ट्रैवल है, बड़ी खूबसूरत ये शाहरा है, आप कोयटा आएँ, सैर करें, वापस चले जाएं, लेकिन क्या पुलिस ने ये बताया है, ये कंफर्म किया है, या इस रास्ते का जिसका आप बार बार कह रहे हैं कि एक तो महफूज है, एक गैर महफूज है, इसकी एंट्री के ऊपर पुलिस की कोई पिकेट है, कोई चेक पोस्ट है कि भाई इधर से आपने नहीं जाना, इधर से रात के 11 बजे के बाद, मगरिब के बाद आपने ट्रैवल नहीं करना? मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का क्या किरदार है सारे में कि किसी भी एक, ये शहरी का कसूर नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कसूर है कि वहां पे उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था कि भाई ये रास्ता अनसेफ है, ये सेफ है, या आप रुक जाएं या ट्रैवल ना करें। किसी का कोई किरदार है? अब्दुल्ला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात यह कि सबसे बड़ा अलमिया ये है कि न सिर्फ ये रोड
बलूचिस्तान की मुतादिद जो कौमी शाहराएँ हैं वो गैर महफूज हैं और असर के बाद वहाँ पे ट्रैवलिंग करने पर बाज़ जगह पर तो बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी एलामिया आया है कि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से अनरिटन या अनसेइंग समथिंग है वो ये है कि बलूचिस्तान की मुतादिद शाहराएँ जो हैं वो सफ़र के लिए गैर महफूज हैं। इस हवाले से कॉमन सेंस और जो लोकल इन्फो है उस पर बेस्ड करते हुए लोग सफ़र करते हैं। और जहाँ तक इस स्पेसिफिक शाहरा की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस, एफसी और दीगर कानून नाफिज करने इदारों के एहलकारों की गश्त तो रहता है, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या पेश आया अगर पुलिस के एहलकार या दीगर कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार होते तो वो भी यहाँ पर हिट होते, क्योंकि जो नामालूम मुसल्लह अफराद हैं उनका इस पूरे एरिया पे काफ़ी होल्ड है और मुतादिद वाक़यात ऐसे रुनमा हुए हैं कि उन्होंने पुलिस की या जो दीगर कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार वहाँ पर तैनात थे उनकी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनको भी निशाना बनाया है, उनकी व्हीकल्स को निशाना बनाया गया और कई शहादतें और कई जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं कानून नाफिज करने इदारों के, तो ये उनके लिए भी गैर महफूज है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक जामे पॉलिसी अडॉप्ट करना होगी कि न सिर्फ ये कि आवाम के लिए सूरत हाल बेहतर हो और जो यहाँ पे सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाए नहीं, तो ये तो फिर बताना चाहिए ना, ये तो आवाम नास को कॉमन नॉलेज पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, लोगों की जानों का मामला है कि जो निकला होगा घर से उसको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं। सलमान ये बताएं जिस रोड पे फाइनली ये सारा हादसा हुआ वो प्रॉपर रोड है, बनी हुई है या कोई कच्चा इलाका है? कच्चा इलाका है, क्योंकि हमें ये तो बता दिया है कि वहाँ कोई लाइटें शाइटें कोई इस तरह सिग्नल्स तो कुछ था नहीं। अब अगर इस किस्म की कोई गुंजान किस्म की रोड है तो कोई नाका नहीं था उससे पहले चेक करने के लिए कि यहाँ कौन जा रहा है, या फिर रोक दिया जाए जाने, या फिर आवाम के लिए नहीं दहशतगर्दों को ही पकड़ने के लिए कोई नाका हो? कुछ भी नहीं था। वो तो चलें छोड़ें, आवाम को तो जाने से रोक दें, वो तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। ये सारा ये इलाका इंसर्जेंट से भरा हुआ है, ये वहाँ रास्ते पे सड़क पे चढ़ने का कोई एंट्री पॉइंट तो है ना। और सड़क के बारे में बताएं, कच्ची है पक्की है? एंट्री पॉइंट को क्यों नहीं बंद कर सकते? अब्दुल्ला और हुमा के जो सवालात हैं काफ़ी वैलिड हैं। सूबाई हुकूमत से, कानून नाफिज करने इदारों से मुतादिद बार ये सवालात पूछे गए हैं, लेकिन हर बार इसका अच्छे अल्फाज के साथ जवाब देते हुए सूरत हाल को कवर किया गया है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जिस रोड का अगर मैले वकूअ इसका बयान किया जाए तो ये एक सब रोड है, मेन जो हमारी कौमी शाहरा है उसके साथ एक लिंक्ड रोड है, जिसके ज़रिए अगर किसी ने कोयटा कराची रूट से आते हुए बोलान की साइड पे जाना है तो वो इस रूट को इस्तेमाल करता है। ये दरमियाना रोड है, ना मुकम्मल तौर पे पुख्ता है और ना ही कच्चा है, एक लिंक रोड है। लिंक रोड की सूरत हाल आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि ना मुकम्मल तौर पे पुख्ता होगा, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई चेकिंग के लिए जो है वो पॉइंट इस वक्त सरे दस्त मौजूद नहीं है। और सरे शाम जैसे ही मगरिब होती है फोर्सेस का जो गश्त है वो बढ़ा दिया ज़रूर जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइटिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि दूर से लोगों को पता लग सके कि आया जो ट्रैवलिंग हो रही है, जो गाड़ियाँ हैं उनमें कौन लोग सवार हैं, क्या और उनकी शनाख्त क्या है। इसके अलावा अगर जो उससे अतराफ़ के एरियाज़ देखा जाए वहाँ पर भी क्योंकि मेन एक कौमी शाहरा है, वहाँ पे कौमी शाहरा की सूरत हाल के हवाले से वहाँ पे ट्रैवलिंग का सफ़र जारी रहता है, लेकिन इस दौरान जो लोगों को मुतादिद बार रोका गया है। सबसे जो अहम पॉइंट ये है कि इस समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अज़ला ऐसे हैं जहाँ पे बड़े वाक़यात पेश आए हैं। हुकूमती संजीदगी की ज़रूरत है, जो इदारे हैं उनकी संजीदगी की ज़रूरत है कि आया जो तमाम तर ऑप्शन हैं, जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो अडॉप्ट किए जाएँ ताकि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को ये क्लियरली बनाया जाए और जो उनकी आइनी व कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले या फिर हुकूमती रिट जो है वो वहाँ पहुँचती नहीं है, और वो ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि आवाम खुद ही समझ जाएगी कि ये तो अनसेफ किस्म की जगह है, ना जाएं। मतलब ये उन पे इन्हिसार है आवाम पे या टूरिस्ट पे, सयाह पे, कि अगर आप निकल रहे हैं तो एट योर ओन रिस्क निकलें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियरली यही है। अब क्या होगा, मतलब यहाँ कराची में पुलिस की सतह पे कोई पुश किया जाएगा बलूचिस्तान पुलिस को कि हाँ जी इनके कातिलों को गिरफ्तार करें या कोई कार्रवाई करें या ऑपरेशन करें? ये इस केस में इंसाफ मिलना चाहिए इस फैमिली को जिसमें एक माँ है और अकेली रह गई है, जो 2 छोटी बच्चियाँ हैं। अब्दुल्ला, बिल्कुल इंसाफ यकीनी तौर पर मिलना चाहिए। मकतूल के जो फैमिली है उन्होंने भी
सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता करें और फौरी तौर पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन कल तक की सूरत हाल थी कि मकतूल के अहल खाना का ये मौक़िफ़ था कि कई घंटे गुजर जाने के बावजूद, तस्लीम के बाद भी हुकूमती सतह पर कोई वफ़द या कोई शख्सियत जो है उन्होंने लवाहिकीन के अहल खाना से रब्ता नहीं किया। रात गए सिंध हुकूमत की जानिब से वफ़द आया है मकतूल के घर पर और उनसे तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल की गई है। मुकदमा अगरचे दर्ज हुआ है बलूचिस्तान में और उसकी तफ्तीश का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई एक गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है। मकतूल के अहल खाना इंसाफ के लिए सवाल कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। उनके जवा बेटे का जो कत्ल किया है, दो कम से मासूम बेटियों के सामने, अहलिया के सामने उनको इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन अब तक कातलों को गिरफ्तार करने में बलूचिस्तान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। दानियाल, बच्चियाँ कैसी हैं, दोनों बच्चियाँ? ओके, अच्छा सलमान, आप सलमान से पूछ लेते हैं। नो, आई रियली वांट टू नो अबाउट द गर्ल्स। जी दानियाल, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा दानियाल, वील ट्राई टू रिकनेक्ट विद यू। सलमान, आप बता दें, वी आर कंसर्न कि जहां SMG टाइप लेवल ऑफ वेपन्स जो है जिससे गाड़ी को टारगेट किया गया है, जिसमें उस शख्स जो है वो मारा गया है, जो खातून है उसको मल्टीपल गोलियां लगी हैं, उनमें वो दो बच्चियां कैसी हैं? आप खुद एहसास करें, हम फील कर सकें, हम खुद भी माँ बाप हैं कि एक शौहर को उसकी बीवी के सामने हिट कर दिया जाए, बच्चियाँ वो अपने बाप को खून में लथपथ देखें, अपनी माँ को ज़ख्मी देखें, उनकी ज़हनी हालत क्या हो? नहीं, ज़हनी हालत की तो वो हम समझ सकते हैं, हम वैसे भी नहीं पा सकती। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको भी कोई गोली वगैरह लगी है? मगर वो ज़हनी तो हम टोटली वी अंडरस्टैंड। जी, जहाँ तक रिपोर्ट हुआ, तमाम तर सूरत हाल बच्चियां दोनों महफूज रही हैं, मौजूदा तौर पर ही महफूज रही हैं, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी दहशतगर्दों ने। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बिल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं कि उसका नाम क्या है। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। एक्सप्लेन प्लीज। एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये जो बिल है, इससे सियासी तनाज़ा तो सर्टनली खड़ा हुआ है। स्पीकर के सामने बिल आने पर हुकूमत को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अब ये हुआ, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी के लिए भी बिल सरप्राइज था। हालांकि वैसे वो मौजूद थे जब ये पेश किया गया था। अब अगस्त तक इसे मौखर कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने खुद भी बिल की तैयारी में कुछ जल्दबाजी से काम लिया है। अपोजिशन ने बिल पर शदीद एतराज़ात किए हैं। बाज़ाब्ता स्पीकर को ख़त लिखा। अपोजिशन लीडर मुइन रियाज कुरैशी ने इजलास में कहा कि ये बिल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। अगर ये मंजूर हो गया तो आज़ादी इजहार राय के ताबूत में आखिरी कील होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एतराज़ किया कि बिल का उन्हें नहीं पता था, कमेटी के वक्त भी वो मौजूद नहीं थे। खैर, उन्होंने क्या कहा सुनी। देखिए, मैं एक नुक्ते पे, क्योंकि कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं थे, लॉ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो उस वक्त चीफ विप वाज द ओनली वन हु वाज अवेलेबल इन द हाउस। तो मैंने उनसे पूछा था और मुझे खुद भी, क्योंकि इस लॉ के बारे में इल्म नहीं था, तो मैंने असेंबली सेक्रेटरी राणा साहब ने एक मुझे आर्टिकल भेजा, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ। उसमें ये था, तो मैंने ख्याल किया कि शायद ये कोई पूरी तफसील, क्योंकि वो पूरा आर्टिकल नहीं आया था मेरे पास, उसका कुछ हिस्सा आर्टिकल का था, तो मैंने समझा शायद अभी अजम्पटिव नेचर पे बातचीत हो रही है। दूसरा जो आपने भी बात की है ये इस बिल के हवाले से, तो फिर मैंने कल उसके मंदरजात देखे। हमारे आज के एजेंडा पर जो चीजें हैं उसमें सप्लीमेंट्री बजट द फाइनल एजेंडा बाय द गवर्नमेंट, सो मीनिंग बाय दैट व्हाट वाज डिस्कस्ड यस्टरडे, नन ऑफ द बिल्स इज बीइंग प्रेजेंटेड टुडे, सो इट वुड बी इन ऑल फिटनेस ऑफ थिंग्स कि आपकी बात गवर्नमेंट ने सुन ली है। इस पे मियां साहब वुड बी एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। मैंने अपनी पोजीशन ये आपके सामने रखी कि बिल आ चुका है, इस स्टेज से गया है, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि उसको एजेंडे पे नहीं लाया, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो इंटेलिजेंस कमेटी है ना, वो सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल है। उसमें CTD का भी एक बंदा है, वफाक की इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बंदा लिया जाएगा। यही बताएं, हम बताते हैं। बिल के मुताबिक गैर समाजी रवैयों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात और सज़ाएँ जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं। और बिल के तहत सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ या फाहिश मवाद जो है वो शेयर करना, असला दिखाना,
हवाई फायरिंग करना, गाली देना, जालसाजी, धोखाधड़ी, शराब नोशी, ब्लैक मार्केटिंग या गैर कानूनी कारोबारी लेन देन जो है उसको बतौर जरिया माश अपना गैर समाजी रवैया ये शुमार होगा। बेसिकली आप एंटी तो समाजी कौन सा ये सारे ही गैर समाजी रवैये हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जब आप कहते हैं गाली देना या फिर आप कहते हैं किसी में या फिर पब्लिकली कोई हाथापाई में इंडल्ज हो जाना या फिर कहीं एहतजाज करना जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो, ये सारे वो पॉइंट्स हैं। बाकी जो चीज़ें हैं चाहे वो हरासमेंट से मुताल्लिक है, जुए के अड्डे चलाने से मुताल्लिक है, शराब नोशी और शराब बेचने से मुताल्लिक है, जो जाली NGOs बनी हैं और जो ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करती हैं या चंदा वसूल करती हैं जिससे टेरर फाइनेंसिंग होती है, उससे मुताल्लिक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोबडी इज नेगेटिंग दैट। आपका मतलब है कि कोई लॉज और रूल्स नहीं थे अगेंस्ट इट ऑलरेडी? इसकी क्या जरूरत थी? ये एक आम सवाल है। इसमें ये सवाल ये है कि जो इंटेलिजेंस कमेटी है ये क्यों ये सारी चीजें डिसाइड कर रही होगी? पूरा एक अदालती निज़ाम मुल्क में मौजूद है, उसकी बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेजिस्लेशन कर सकते हैं। हम कब तक इस सिस्टम को, मतलब ये जो अदालती कार्रवाई का निज़ाम है इसको बाईपास करते हुए, जब तक किसी का मुजरिम साबित होना जरूरी नहीं है उससे पहले भी ये कार्रवाइयां इसके खिलाफ की जा सकती हैं। तो फिर ये बड़ा स्पेसिफिक है। अच्छा यही नहीं है बाय द वे एंटी सोशल बिहेवियर की इतनी लंबी लिस्ट है जो पूरी किताब बन सकती है और इंटेलिजेंस कमेटियां बनाई जाएंगी जो शिकायत की तहकीकात करेंगी और बिल के तहत दी जाने वाली सजाओं में कैद, जुर्माने, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह जायदाद जो है वो जब्त करना तक शामिल है, विच इज़ रियली डिबेटेबल। मतलब किस तरह, हु डिसाइडेड? इट कैन नॉट बी टू पीपल इन अ कमेटी डिसाइडिंग कि जी ख़त्म कर दो ये सब कुछ। और ख़ास तौर पे जब कानून हो, इन सारी चीज़ें जो हमने गिनवाई हैं इसके अगेंस्ट कानून हैं। तो डेफिनेटली अपोजिशन रहनुमा जो हैं उन्होंने दलाइल दिए कि बिल बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, ये सुना। सर ये जो गवर्नमेंट पंजाब जो है ये सब किसी के इल्म में लाए बगैर ये जो एक बिल पास करवाने की कोशिश कर रही हैं, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर जो बिल है, सर ये इंडिविजुअल जो फ्रीडम है और जो इंसान के बुनियादी हकूक हैं ये डायरेक्टली उसको निगेट करता है और ये इस मुल्क के अंदर जमहूरी रवायात, लोगों की जो स्पीच है उसके ऊपर कंट्रोल करने का ये आखिरी कील साबित होगा। और ये एक कॉलोनियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये उनकी थिंकिंग है कि किस तरह लोगों को खौफ व हरास में रखा जाए, लोगों को सप्रेस करके रखा जाए। अच्छा जी, अब स्पीकर ने इस बिल को अब अगस्त तक मौखर कर दिया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना और पार्लिमानी अमूर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को यकीन दहानी कराई है कि मुजव्वज़ा बिल अगस्त तक मौखर रखा जाएगा ताकि तमाम रिजर्वेशंस दूर की जा सकें, ज़रूरी तरमीम की जा सकें। ये बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा की जानिब से ऐवान में पेश किया गया था। हैरान कुन बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के 2 इजलासों के बाद मंजूर भी इसे स्टैंडिंग कमेटी ने कर लिया। अब आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा हम और समझते हैं। बात करेंगे। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इसका जो नाम है ना अब्दुल्ला, पंजाब ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स ओके एंड एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब हम तो अपने घर में माने जाते हैं कि हम एंटी सोशल हैं एंड ऑल दैट। मतलब अम्मियाँ तो हर किसी को कहती हैं कि मतलब मेहमान आया बात करो, इतनी एंटी सोशल क्यों बने हुए हो। This needs to be explained further क्योंकि इसमें इतनी बड़ी लिस्ट है अब्दुल्ला, इसमें ड्रग्स, रेप, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जिनके बारे में अलग-अलग लॉज हैं। I am still not getting why और अगर आपको लगता है कि उसमें बेहतरी की जानी चाहिए तो हाँ इन चीज़ों को शामिल करें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के मुबैना तौर पर सुकून में खलल डाल रहा होगा, ये तो बेगमात पहुंचेंगी सबसे पहले शिकायत करने। As they should। ये तो अच्छी बात, मैं तो एकदम से माइल हो गई हूँ इसकी तरह की। आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आजम ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, ज़ाहिर है मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद हैं और अपोजिशन का एतराज़ ये है या नाक़दीन का एतराज़ ये है कि ये जो इंटेलिजेंस कमेटियाँ हैं ये ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल हैं और यही फ़ैसला आप करने की मजाज होंगी और ओनस उसी शख्स पे होगा कि वो अपने आप को एंटी सोशल के अगेंस्ट कुछ साबित करे मतलब और बताए और बगैर कोई जुर्म साबित हुए ये सारी कदगनें उस पर लग सकती हैं। यहाँ तक कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी बात हो रही है जिससे उसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। प्लीज एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस टू अस। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, हम आपका बहुत शुक्रिया।
देखिए ये सबसे पहले इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज अब्दुल्ला आप समझ लें कि जी, ये बिल please। 8 जून को पेश हुआ था। इफ्तिखार हुसैन छछड़ जो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं वो उस वक्त इजलास को चेयर कर रहे थे। 8 जून को जब ये बिल पेश हुआ तो उन्होंने इसे कायमा कमेटी बराए दाखिला को रेफर कर दिया, जो पंजाब असेंबली का एक तरीकाकार होता है। तरीका यही होता है ना कि आप बिल पेश करते हैं, वो प्राइवेट मतलब सरकारी बिल हो, आप उसे कमेटी को रेफर कर देते हैं, कमेटी उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो भी है वो जमा करवाती है। और आप हैरान होंगे कि तमाम अपोजिशन के जो अरकान हैं वो कई अपोजिशन अरकान जो थे वो इन कमेटियों के चेयरमैन भी थे अब्दुल्ला। लेकिन आपको याद होगा गुज़श्ता साल जब इनके कारकुनों को मुअत्तल किया गया तो इन्होंने जब वो अफरीदी साहब यहाँ पर आए सीएम केपी तो उसके बाद इन्होंने कामा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। अब कामा कमेटी के अंदर अपोजिशन का कोई रुकन जाता ही नहीं है। आप हैरान हो कि मतलब 8 जून को ये बिल पेश होता है तो अपोजिशन को पता ही कोई नहीं है। 8 जून को हमने ये बिल रिपोर्ट किया अपने टीवी चैनल के ऊपर। 8 जून को हमने बिल ये इसकी रिपोर्टिंग हुई, ये टीवी के ऊपर इसके टिकर चले, खबरें चली, सब कुछ हो गया, इनको पता ही नहीं चला। फिर कई दिनों बाद मतलब जब कायमा कमेटी ने इसे मंजूर कर लिया, वो दोबारा बिल ईवान के अंदर आया तो तकरीबन 1 महीने बाद वो एक इंग्लिश अखबार ने इसके ऊपर रिपोर्ट कर दी। तो मतलब अपोजिशन को ये ख्याल आ गया कि बिल है, तो अपोजिशन को अगर इतना ही ज्यादा था तो उन कायमा कमेटियों के अंदर बैठते ना और वहां पर इसको अपनी आवाज को रेज करते। खैर नहीं हो, ये तो एक इशू है। देखिए हुकूमत कहती है अब्दुल्ला कि ये बिल जो है ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। देखिए मुल्क के मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसके अंदर भत्ताखोरी, लैंड माफिया, इसके साथ साथ टेररिज्म और जो दीगर चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा एक बिल चाहिए था ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये कि आम लोगों के लिए नहीं है। देखिए अगर इसको इसका लार्ज पर्सपेक्टिव देखें, मैं इस बिल को रात मुसलसल पढ़ रहा था और मैंने दुनिया के दूसरे जो ममालिक के अंदर जो बिल थे उनको भी देख रहा था, जैसे अमेरिका, भारत, बरतानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पर भी ऐसे बिल हैं। भारत के अंदर खैर डायरेक्ट नहीं, हर सूबे का स्टेट का अलहदा गुंडा एक बिल है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है अब्दुल्ला कि आपने बिल्कुल बात ठीक की कि जिली कमेटियों को जो इंटेलिजेंस कमेटियां उनको इतने इख्तियारात दिए गए। इससे पहले भी कमेटियों के पास ऐसे इख्तियारात थे, आपको पता नहीं है 16 एमपीओ लग जाती है, 16 एमपीओ लग जाती है, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर किसी भी बंदे को 3 महीने के लिए कहता है जी आपने लाहौर शहर के अंदर नहीं आना या आपने किसी शेखुपुरा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आना। तो इसका मतलब है कि कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास ऑलरेडी इख्तियारात हैं। 16 एमपीओ तो किसी फर्द वाहिद के खिलाफ लग सकती है, लेकिन यहाँ तो आप एक ब्लैंकेट चीज छोड़ रहे हैं। इट्स अ प्लेन कैनवस जहाँ पे आपके खिलाफ भी ये बिल इस्तेमाल हो सकता है, आजम मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी की वजह से किसी को उसका सुकून खराब हो रहा हो तो वो भी बीच में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली यही डिबेट है। देखिए मलिक अहमद साहब जो बात कर रहे हैं ना, स्पीकर पंजाब असेंबली, वो ये बात कर रहे हैं कि उनके नॉलेज में लाए बगैर, ऐसा नहीं है कि उनके नॉलेज में लाए बगैर उस दिन इफ्तिखार हुसैन छछड़ इस ऐवान को चेयर कर रहे थे। हुआ ये है कि बिल चला गया कामा कमेटी के पास, तो उनको मतलब उन्होंने जब पूछा कि मुझे तो बताया नहीं गया, तो उन्होंने कहा एज पर रूल जो चेयर कर रहा होता है वो पैनल ऑफ द चेयरमैन हो, डिप्टी स्पीकर हो, उसके पास इख्तियारात होते हैं। तो ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है, ये तो सोशल मीडिया की एक हाइप है कि मलिक अहमद साहब स्पीकर पंजाब असेंबली इसके ऊपर गुस्सा हो गए। ऐसा नहीं था, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया जो बिल्कुल वैलिड बनता है कि जी मुझे बताया नहीं गया। तो उनको बताया गया कि चेयर ने ऑलरेडी इस चीज को, तो उन्हें आजम आप ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ ना बताने पे एतराज है या उन्हें इस बिल के कंटेंट्स पे भी एतराज है कि अदरवाइज नहीं है? तो फिर अगस्त तक फिर क्यों डिले किया? देखिए वो जो सोशल प्रेशर है वो तो सोशल मीडिया के थ्रू आया और गवर्नमेंट ने इसको रेज किया है। गवर्नमेंट ये समझती है, अब वो समझती है कि अगस्त में हम दोबारा इसे ले आएंगे, दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा, इसके ऊपर दोबारा रिव्यू हो जाएगा। देखिए अब्दुल्ला, इसके ऊपर जो 2-3 चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो ये है कि शख्सी आजादी यानी कि फॉर एग्जाम्पल कानून की अमलदारी वो कैसे होगी, इंटेलिजेंस कमेटियां कैसे डिसाइड करेंगी। आप इससे पहले आप किसी भी बंदे को पकड़ेंगे और आप कहेंगे जी आपने जो है वो रियासत के खिलाफ बात की है तो आपका पासपोर्ट ब्लॉक करने की सिफारिश की जा सकती है, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाएगा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएंगे। ये 3 और 4 चीजें हैं जिनके ऊपर जो आईनी मुबस्सरीन हैं, जो आईनी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इनका तरीका का डिफाइन होना चाहिए कि कल को ये मतलब मैं को बात कर रहा हूं तो आप मुझे ये कहेंगे कि चूंकि मैं ये बात गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा हूं तो ये रियासत इससे जो है ना वो। अच्छा आजम एक बात बताइएगा, ये कमेटियां तो डिसाइड करेंगी, उसके बाद ये भी हमें कंफर्म कीजिएगा कि क्या फिर अपील का
इख्तियार अदालतों को होगा या फिर इन्हीं कमेटियों के पास उस अग्रीव पार्टी को अपील के लिए जाना पड़ेगा? What is the jurisdiction of this committee? क्यों अपीलों में बात जा रही है? तो कौन हो तुम के हमारी आई एम सॉरी, आपने जो अभी आज़म बात की है ना कि मेरी तरफ भी कोई आ सकता है कल के आपने ये पोस्ट क्यों लगाई या फिर आपने बात क्यों की, ये 100% ऐसा ही होगा। मैं हुमा इसको आप इसको थोड़ा सा समझे। जिली इंटेलिजेंस कमेटियों को अहम इख्तियार दिए गए हैं जैसा आप बता रही हैं। मतलब किसी शख्स से हुस्ने सलूक का मुचलका लिया जा सकता है। मतलब मैं बताऊंगा कि हुस्ने सलूक मेरा कैसा है, पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाया जा सकता है। बाज़ मामलात में पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से सिफारिशात की जा सकती हैं। अगरचे कानून में मजिस्ट्रेट अपील और नुमाइंदगी का निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन नाकदीन का कहना है कि इब्तदाई निज़ामी इख्तियारात खासे वसी हैं। देखिए, असल सवाल ये है कि क्या ये कानून दहशतगर्द, नशियात फरोश, लैंड माफिया और मुनज़्ज़म जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इस्तेमाल होगा, या फिर इसकी बाज़ मुबहम तारीफें, जैसा मैंने पहले कहा, मसलन समाज दुश्मन रवैये को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या मेरा रवैया समाज दुश्मन है? रियासत की अमलदारी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? या गलत मालूमात? मतलब पता है इसमें तो थैंक यू सो मच आजम, लेकिन इसमें तो ये इतना पर्सनल हो गया है कि किसी को कोई चीज ना पसंद आए तो उसको पकड़ लो। या फिर आपको पता है गली मोहल्लों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां, झगड़े हो जाते हैं, गाड़ी लगने पे लड़ाई हो जाती है, तो वहां पे भी लागू हो सकता है। अब्दुल्ला मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए, गलत मालूमात जैसे अल्फाज जो हैं मुस्तकबिल में आप इनकी तशरीहात कैसे करेंगे? यही वो पॉइंट है 3 जिसपे आईनी माहिरीन, वकला और इंसानी हुकूक के हल्के बहस कर रहे हैं। देखें, आईने पाकिस्तान की जो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो रियासत को अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी देता है, तो दूसरी तरफ शहरियों को शख्सी आज़ादी, मुनसफाना समात और आज़ादी इज़हार राय जैसे बुनियादी हुकूक भी तो फराहम करता है ना। इसलिए किसी भी ऐसे कानून की कामयाबी का इंसाफ मैं समझता हूँ सिर्फ इसके मतन पर नहीं बल्कि इसके नफाज पर होता है। अब देखें, अगर इस कानून का इतलाक सिर्फ खतरनाक, आदि और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अफराद तक महदूद रहता है, हर कार्रवाई शवाहद की बुनियाद पर होती है, शॉर्टली अदालती निगरानी मौसर रहती है, अपील का हक जो है अदालत के पास होता है, अपील का हक भी अदालतों के पास होना चाहिए। देखिए अगर तो ये चीजें अदालती निगरानी के अंदर होती, यही वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर बहस ज्यादा है कि इंटेलिजेंस कमेटियों के पास आपने उनको इतने वसी इख्तियारात दे दिए हैं, तो फिर अदालती निजाम जो उसकी क्या जरूरत रहेगी? या होपफुली इसको रिव्यू किया जाएगा और अगस्त तक ये जो सुकुम है इसमें दूर करके इसको दोबारा फिर पेश किया जाएगा, तो देखते हैं कि क्या होगा। ये पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल, एज द नेम सजेस्ट, लाहौर जाके आई एम सॉरी, एज द नेम सजेस्ट इट इज, अगर आपने मेरे सुकून में खलल डाला, मैं आप इधर ही बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान के सामने अगर आपने मेरे सुकून में खलल डाला तो मैं तो अभी आपको शिकायत करेंगे ऑफ कोर्स, और बिल तो सामने है हमारे। अच्छा चलें ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है यही होगा इस बिल के साथ, मतलब ये मजाक ऑलमोस्ट ये बनने वाली बात है, एंड येट इट कैन बी सो डेंजरस बिकॉज इसमें तो आपकी पर्सनल एग्रीवेंस भी आ सकती है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, अदरवाइज करने का इतना बड़ा मार्जिन है जिसमें इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम एक तवील फहरिस्त है संगीन जराइम में मुलव्वस लोगों की, तो उनके अपने कानून हैं, और अगर वो नहीं इफेक्टिव हैं तो उसका अगर तरीकाकार वज़ा किया गया है तो फिर उसमें इख्तियारात को देखा जाए, और साथ साथ अपील का हक किसी कमेटी के पास ना हो, बाकायदा कोई अदालती निज़ाम मौजूद है या तो उसको ठीक करें या एटलीस्ट अपीलें वहाँ की जा सकें। खैर, इस पर बात होनी चाहिए और होपफुली बात हो। अब ये आगे बढ़ेंगे और चले बढ़ जाते हैं। जब कभी बात होती है ना इंसानियत की या इस दुनिया की तबाही की, तो कभी कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज इसकी वजह बनेगी, या फिर कोई ऐसी वबा फूट जाएगी, या कोई एटमी जंग खुदा न खास्ता हो सकती है। लेकिन जो कुछ हम नासा से सुनते हैं ना और हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, उनमें से एक है एस्ट्रॉइड या सैयारचे का टकरा जाना, दुनिया की तरफ आ रहा होता है, फिर वन लोन पर्सन आके वो बचाता है। हाँ। आपको पता है ना, वो एस्ट्रॉइड तेजी से मुल्क की तरफ आ रहा होता है या दुनिया की तरफ आ रहा होता है, और यूजुअली अमेरिका की तरफ ही आ रहा होता है। हॉलीवुड की मूवीज की हम बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि कोई 6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड ऐसा कुछ एस्ट्रॉइड क्या कर चुके हैं, कर भी चुके हैं, ये जो हम सारा बता रहे हैं। आपको बताएं कि बल्कि हम डायनासोर्स की बात करने पहले बाद इस सैयारे को मुकम्मल तबाह कर दिया था। एक डायनासोर्स की जो एक्सटेंशन है उसके बारे में ये थ्योरी है ना कि जमीन पे एस्ट्रॉइड टकराया था, देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन। यस, डायनासोर्स वर देयर, ऑब्वियसली दे वर देयर, सब कुछ ही खत्म हो गया था बेसिकली, नॉट जस्ट डायनासोर्स। और आज से 118 साल पहले 30 जून ही के दिन एक ऐसा सैयारचा
साइबेरिया तक पहुंचा था और इसके फटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़े जंगलात भी जलकर राख बन गए थे और उसी दिन की याद में इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। सो ये डायनासोर की ज़माने की बात नहीं है, ये अब चंद सौ साल पहले की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इसकी तो हिस्ट्री मतलब इस किस्म की होगी ना 100 साल। ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं और क्या हमारी बका के लिए खतरा है, ये जानेंगे कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट्स सो गुड टू हैव यू ओवर। अब बताइएगा, वी आर आल्सो सो इंट्रीग्ड, और हमने ज़ाहिर है कभी कभी ये अलफ लैंडली कहानियाँ लगती हैं, लेकिन आल्सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स एंड अर्थ। हमें समझाइएगा कि हर वक्त क्या कोई एस्ट्रॉइड का दुनिया से अर्थ से टकराने का ख़तरा मौजूद रहता है? क्या दिन में ये छोटे बड़े टुकड़े सैयारचों के या सैयारे आके ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरते भी हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू अस, हमें ज़रा एजुकेट करें। सबसे पहले तो ये सर आपने बताया कि ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं तो ये इसको हम डॉक्टर वी हैव टू रिकनेक्ट विद यू। आपकी आवाज़ जो है वो बहुत दूर से भी आ रही है और बहुत डिस्टॉर्शन भी है बीच में। वी विल हैव टू कनेक्ट विद यू। ये जो आपने बात की है ना कि छोटे छोटे एस्ट्रॉयड ऑलरेडी दुनिया मतलब अर्थ को लग रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो लग रहे होंगे, बट हमने कभी कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन नहीं सुनी बिकॉज ऑफ इट। तो क्या वो चूज़ करते हैं कि हमने ऐसी अनपॉपुलेटेड खुली जगह में हम जाके फट जाएंगे? आई मीन हाउ डज दैट वर्क आउट? आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग बिकॉज इट साउंड्स वेरी मूवी-ish। या तो वो डायनासोर वाला या फिर 100 साल पहले वो जो हुआ था जिसके जंगलात सुपरमैन भी तो इसी तरह के उसमें आया था। तो सुपरमैन एक मूवी है तब कोई असल में सुपरमैन कौन है एक्सेप्ट फॉर मी? मतलब स्मॉलविल में आया था ना मेरा ख्याल है, इस तरह की कोई जगह। प्लीज़ डॉक्टर साहब को बुलाएं क्योंकि यहाँ तो हम किसी और कॉन्वर्सेशन में निकल गए हैं। आवाज़ आ रही है आपको डॉक्टर जावेद इकबाल? सिग्नल्स ज़रा ऑफ हैं, बट हमने काफ़ी सवाल जो हैं वो उठा दिए हैं इसी हवाले से। And just you know, we keep talking about natural calamities, natural disasters and all that. If this were to happen, Allah na kare, this would be like a major national catastrophe as well. क्योंकि इसको कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकता, या फिर कर सकते हैं, मतलब हम अपनी डायरेक्शन तो ऑफ नहीं कर सकते ना कि हमें पार कर जाए कोई एस्ट्रॉइड। ये हम सिर्फ गप्पे लगा रहे हैं, इट्स नॉट एज इफ कि कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है। You're just killing time. Yeah, we are trying to connect with Dr. Till Javed. Dr. Saab can join us and we can talk about this. You know what? Let's talk about something else, क्योंकि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे हमने पूरी एक मूवी जो है वो इधर हम नई एक थ्योरी ले आएंगे कि जी एस्ट्रॉइड पहुंच रहा है। अच्छा जी, ओके। हुकूमत की नई ऑटो पॉलिसी कल आ रही है। अब हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि गाड़ियाँ महंगी होने वाली हैं या सस्ती होने वाली हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है वो यही पता लगा है कि इंपोर्टेड छोटी गाड़ियाँ सस्ती होंगी और इंपोर्टेड बड़ी गाड़ियाँ महंगी होंगी। तो इंपोर्टेड छोटी गाड़ियाँ अगर सस्ती होंगी तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरर्स का क्या बनेगा जो कि बहुत महंगी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। हुकूमती हलकों में हमेशा की तरह यही कहा जा रहा है कि नई ऑटो पॉलिसी में 5 साल के लिए होती है। बाय द वे ऑटो पॉलिसी, एक सेकंड, ये सारी ऑटो पॉलिसी इंपोर्टेड गाड़ियों की है, नॉट द वंस दैट हैव बीन। पूरी ऑटो पॉलिसी होती है जो हर चीज़ का अहाता करती है, और उसमें ईवी की भी बात होगी, उसमें PHEV की भी बात होगी, हाइब्रिड गाड़ियों की भी बात होगी, सब तरह ये पूरी ऑटो पॉलिसी पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्शन डिफाइन करती है। एंड इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है। सो आवाम और ऑटो सेक्टर दोनों के मफादात का हुकूमत कह रही है कि तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अब बैरून मुल्क से 5 साल से पुरानी गाड़ी भी दरामद की जा सकेगी। लाइक पहले तो 5 साल तक की पाबंदी थी ना, 5 साल से पुरानी गाड़ी आप नहीं मंगवा सकते थे जापान वगैरह से, जहाँ से गाड़ियाँ ज़्यादातर आती हैं। चंद रोज़ पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग से अंदाज़ा होता है कि नई ऑटो पॉलिसी में सारिफीन के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ का इम्कान या सामान मौजूद है। वज़ारत तिजारत और FBR हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर आयद ड्यूटीज़ और टैक्सेस में नुमाया कमी होने जा रही है। 1800 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर मजमूई ड्यूटीज़ और टैक्सेस की शरह मौजूदा कितनी 156% से कम करके 74% हो सकती है। इसी तरह 1500 से 1800 सीसी गाड़ियों पर आयद मजमूई टैक्सेस 91% से कम होकर 97% हो सकते हैं। 1000 से 1500 सीसी गाड़ियों पर 76% से कम होकर 52% हो सकते हैं। 850 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर भी टैक्स और ड्यूटी की शरह 650% से कम होकर 66% से कम होकर 42% तक लाने की तजवीज़ है। हुक्काम के मुताबिक इन इकदामात से दरामदी गाड़ियों की लागत में कमी आएगी, जिससे
जिसका बराह रास्त फ़ायदा सार्फिन को पहुँच सकता है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी की बात है तो FBR हुकाम ने कमेटी को बताया है कि $75,000 या तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक की मालियत के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू नहीं होगी। अलबत्ता इससे ज़्यादा कीमत रखने वाली गाड़ियों पर टैक्स आयद किया जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो गाड़ी 2 करोड़ रुपए तक की है उस पर कोई एक्साइज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड महंगी होती हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। 2 करोड़ रुपए तक की अगर गाड़ी है तो उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा सके। लेकिन ठीक है, अगर उससे महंगी कोई गाड़ी है तो उस पर फिर ड्यूटियाँ लगेंगी। 3-4 करोड़ की अगर गाड़ी, हाँ, इवन 2.5 करोड़ तक की भी कोई गाड़ी है। एक ट्रक बड़ा मशहूर है, वो इससे पता नहीं 2.5 का है या 3.25 का है। सो बज़ाहिर यही लग रहा है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक है। आगे चलो, शार्क की बात करें। बज़ाहिर यही लग रहा है कि गाड़ियों की कीमत में कमी कहीं ना कहीं ज़रूर आने वाली है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। शंकर तलरेजा साहब ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। तलरेजा साहब, नई ऑटो पॉलिसी से मुताल्लिक अभी तक जो बातें लीक हो रही हैं या सामने आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसके बाद छोटी गाड़ियाँ और इम्पोर्टेड छोटी गाड़ियाँ सस्ती होने वाली हैं, प्रॉब्ली बड़ी महंगी हो जाएंगी। आप कुछ कह रहे हैं इसके बिल्कुल उलट हो सकता है। आपके पास क्या खबरें पहुँच रही हैं? व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टुमारो? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जो जहां तक बजट की बात है, जो फाइनेंस बिल के अंदर चेंजेस हैं उसमें तो लार्जली जो 1800 सीसी से अबव की गाड़ियां हैं वो ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं। तो वो गाड़ियां प्रोबेबली हम देखें कि शायद महंगी हो जाएं, और जो ईवीज़ हैं, ईवीज़ पे जो कंसेशंस हैं वो कंटिन्यू रखी हैं। बाकी जो पिछले कुछ टाइम पे जो हमने 2-3 दिनों से नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अंडर, जो कि फाइनेंस बिल से सेपरेट था, फाइनेंस बिल में उसका डिस्कस नहीं था, अगर हम उस पॉलिसी के अंदर चले जाते हैं नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, या जो न्यू ऑटो पॉलिसी आ रही है, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है काफ़ी। अब अगर उस पॉलिसी की बात करें तो उसमें तो देखें, ये लास्ट ईयर ही डिस्क्लोज हो गया था कि ऑटो पे जो ड्यूटीज़ हैं वो ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, जिससे जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं वो हर साल हम देखेंगे सस्ती होती जाएंगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने 40% ड्यूटी एक सेपरेट भी लगाई थी, वो हर साल 10% से 30%, फिर 20% होनी थी। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, अंडर द नेशनल टैरिफ पॉलिसी गाड़ियों की कीमत तो फॉर श्योर कम हो सकती है, लेकिन अगेन उसको फाइनेंस बिल का पार्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, ऑटो पॉलिसी का पार्ट बनाते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। तो अभी तक की जो क्लैरिटी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ईवी गाड़ियां हैं, ईवी गाड़ियों पे कंसेशंस गवर्नमेंट ने 1 साल कंटिन्यू की हैं। बाकी जब ऑटो पॉलिसी अनाउंस होगी तो उसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आ सकती है। अच्छा, ये भी बताएं, और ये सवाल बहुत उठता है ख़ासतौर पे जब बाहर के मुल्कों से कंपेयर किया जाता है ना, जब हम दीगर ममालिक की जानिब देखते हैं तो ये नज़र आता है कि गाड़ी सस्ती हो या महंगी हर किसी के लिए अफोर्डेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि बाआसानी लीज़ हो सकती है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं फाइनेंस होने में गाड़ी और लीज होने में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो होता है वो गाड़ी फाइनेंस आप करवा सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए बहुत ही कम लिमिट है जो गाड़ियों की कीमत है उसके मुकाबले। हाँ, 80% तो आप खुद ही दे रहे हैं और उसके बाद लीज थोड़ा सा है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा या हो ही नहीं सकता? देखिए, एक तो 2-3 वजूहत हैं इसके पीछे। एक तो जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी लिमिट है कि 30 लाख से ऊपर आप गाड़ी की फाइनेंसिंग के लिए बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो आजकल 30 लाख की तो गाड़ी पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अवेलेबल है, या जो लोन की रीपेमेंट अफोर्ड कर सकता है वो इतनी कम जो वैल्यू की गाड़ी है वो परचेज करेगा। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हिंड्रेंस तो यही है कि जो ऑटो पॉलिसी की कैप लगाया हुआ है अमाउंट 30 लाख का, वो एक आप समझ लें कि रिमूव अगर हो जाए आगे चल के। क्योंकि देखें, एक हिसाब से ये सही डिसीजन भी था, क्योंकि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है, एक्सटर्नल अकाउंट थे, उनको मैनेज करने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, लग्जरी इंपोर्ट्स कहलाती हैं, उनको कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने ये मेजर्स लिए थे, जिसकी वजह से हमने इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी देखी थी। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता रिजर्व्स पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली हम ऑल टाइम हाई रिजर्व्स की लेवल पे भी पहुंचेंगे। तो और गवर्नर ने भी बताया है कि दिस ऑप्शन इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, कि इसको हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते या कब बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ये अगर लिमिट बढ़ती है तो डेफिनेटली जो ऑटो फाइनेंसिंग की लिमिट है जब बढ़ जाएगी तो एक डिमांड फर्दर क्रिएट होगी और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ
कि पाकिस्तान में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद भी इंस्टॉलमेंट फेज पे गाड़ियां देना शुरू कर चुके हैं। ये हम 2-3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं। हमने पहले 70 साल में कभी ये नहीं देखा था कि ऑटो कंपनीज जो हैं अपने बैलेंस शीट से फाइनेंस करके लोगों की परचेजिंग पावर को ऑगमेंट करें या उनको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गाड़ियां प्रोवाइड करें। लेकिन आज के टाइम पे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी है और कंपनीज खुद भी जो है फाइनेंसिंग के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे जो है कंज्यूमर्स को गाड़ियां प्रोवाइड कर रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत इनकरेजिंग है। इसमें हम आगे फर्दर ग्रोथ देख सकते हैं। वो जो आप कंपैरिजन कह रहे हैं रीजनल पर कैपिटा कंजप्शन का, वो ऑटो में हम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जेंस देखते हैं। अच्छा शंकर साहब, हमारी मकामी इंडस्ट्री खासतौर पर वो कंपनियां जो कई दहाइयों से यहाँ गाड़ियाँ तैयार कर रही हैं, उन्हें शिकायत रहती है कि हुकूमती पॉलिसियाँ मकामी इंडस्ट्री के फ़रोग के बजाय उसे नुकसान पहुँचाती हैं। मतलब जो ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो 2 ही हैं, यहाँ पे 3 हैं। चले, अब आपको ये बात ठीक लगती है या उनकी बात में वजन है? देखें, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा हमेशा। पॉलिसी से किसी को बेनिफिट होगा, किसी को नुकसान होगा। हम अगर पिछली 2 पॉलिसीज की बात करें, उन पॉलिसीज की वजह से ही पहले 3 मैन्युफैक्चरर होते थे, आज 10 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हैं, असेंबलर्स हैं गाड़ियों के। तो ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रेंडली पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से हमने ऑटो सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को आते हुए देखा। स्टार्टेड फ्रॉम हुंडई, किया, उसके बाद कितनी चाइनीज़ कंपनीज आई जो साजगार के थ्रू या मल्टीपल कंपनीज के थ्रू तो पाकिस्तान में उन्होंने आके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो आई थिंक ये एक इनकरेजिंग पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का हमने यहाँ पे रुझान देखा पाकिस्तान की तरफ। सबसे लेटेस्ट जो BYD की इन्वेस्टमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा इनकरेजिंग स्टेप है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज जो पिछली 2 आई हैं उन्होंने तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ही दिया है, न्यू इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। अब जो नेक्स्ट पॉलिसी जो कि अंडर कंसिडरेशन है उसके क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पिछले 1.5-2 साल से फाइनल हो रही है, तो वो जैसे फाइनल होगी तो वो पता चलेगा कि वो कितनी फ्रेंडली है कंज्यूमर के लिए या कितनी फ्रेंडली है मैन्युफैक्चरर के लिए, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन पिछली 2 पॉलिसीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बड़ा हेल्प की हैं, दोनों पॉलिसीज ने। You're right कि ज़ाहिर है पहले 3 होते थे, अब तो 10 हैं, ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा। अच्छा, अब ये इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही फ्यूचर है। दुनिया में तो वो फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट है। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं, इंपोर्ट भी हो रही हैं, लोग इस तरफ जा भी रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े शहरों तक में इलेक्ट्रिक चार्जिंग वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। और बाकी मुल्क की तो ऑब्वियसली हम कोई ख़ास बात नहीं कर सकते, बिकॉज बड़े शहरों में नहीं है तो छोटों में क्या होना है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर रही? ये करेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम EV लें। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पहले वो दिखाओ ना कि भाई हम ये ना हो कि सड़क के बीच में जाके हम रुक गए और कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो इतना भी अनाउंस कर दिया था, आई थिंक 19 रुपए का यूनिट चार्जिंग स्टेशंस को अवेलेबल होगा। वो आगे जाके कितने का भी बेचते हैं वो हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। तो आई थिंक 19 रुपए ही था। तो अगर हम उसको देखें, गवर्नमेंट ने तो इतना बड़ा इंसेंटिव दे दिया कि हमसे आप एक फिक्स रेट पे लो, उसके बाद आप जितना मार्जिन रख के बेचना चाह रहे हो तो आप बेचो उसको। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। देखें, पाकिस्तान में जो एनर्जी बिजनेस है वो जनरली रेगुलेटेड है। आप पेट्रोल डीजल का एग्जांपल लें, पर लीटर पे फिक्स मार्जिन है, हर साल मार्जिन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे तो आपके पास एक ऑप्शन है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि आपको एक फिक्स रेट पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है और उसके बाद आप कोई भी मुनाफा चार्ज करके आप आगे बेच सकते हो। रही बात, देखें, ये पेनिट्रेशन में टाइम लगता है क्योंकि एक इवॉल्विंग सेगमेंट है। आज पाकिस्तान की टोटल सेल्स में जो EV गाड़ियों की सेल्स है वो लेस देन 5% है। तो उस बेसिस पे एक इकोनॉमिक केस बनना, फिजिबिलिटी बनना बहुत डिफिकल्ट है। जब हम एक पेनिट्रेशन देखेंगे EVs की पाकिस्तान में तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको फॉलो करेगा। देखिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर खुद ही आ जाता है। तो पॉलिसीज मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने एक जो इनिशियल अनाउंस की है इलेक्ट्रिसिटी रेट से रिलेटेड, तो वो काफ़ी इंकरेजिंग है। डाउन द रोड हम जाके देख सकते हैं अगले 2-3 साल में आहिस्ता आहिस्ता इसकी पेनिट्रेशन को फर्दर हम बढ़ता हुआ देखें, होपफुली। और पता है क्या, थैंक यू शंकर, थोड़ा सा हमें भी मज़ीद एजुकेट होने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में
एक वो भी कॉन्सेप्ट है ना, एक तो वो वाला दौर से हम फाइनली निकल आए हैं जब आप गाड़ी लेते थे एज एन एसेट, और वो दुनिया में वाहिद मुल्क था जहां सस्ती लेते थे और चंद साल बाद महंगी बिका करती थी। हाँ, ये था ये हुआ है, ये हुआ है। लेकिन अब वो वाले सिस्टम से उस साइकिल से हम निकल गए हैं, क्योंकि डॉलर रुपये हमारा डिवैल्यू हो रहा था एंड ऑल दैट, उससे गाड़ी की कीमत इतनी बढ़ जाती थी तो रीसेल भी बढ़ जाती थी। लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी हर पाकिस्तानी के जहन में गाड़ी लेते हुए पहला सवाल, एक आम पाकिस्तानी जो है उसके जहन में, इसकी क्या रीसेल होगी, इसकी क्या रीसेल होगी। ये नए नए नामों की जो कंपनियां है ना आजकल, जो रूल पड़ी हुई है और हर कोई वही गाड़ियां ड्राइव कर रहा है। शुरू में इनके बारे में भी यही होता था कि, लेकिन इट्स नॉट लाइक यू नो द टू मेजर नेम्स ऑफ कार्स जो पाकिस्तान में होती हैं, ये वो तो नहीं है, तो कौन खरीदेगा एंड ऑल दैट, बट नाउ हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। दूसरा ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, वैसे तो हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए अपने आप को, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए मतलब चप्पे चप्पे पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो रिचार्जिंग यूनिट्स लगाए और मुफ्त दिए। मतलब दुबई में शॉपिंग मॉल्स में आप जाके अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं और उसको आप लगा दें, साथ वो चार्ज होती रहेगी वाई यू आर पार्किंग इनसाइड। आप आए, आपने वो चार्जर निकाले और गाड़ी ले जाएं, नो पेमेंट एट ऑल। सो एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स। इस तरह उस मुल्क में जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार होगी है, बिकॉज दिस इज द इंसेंटिव दे आर गिविंग। अब वो 2-3 दिरहम अगर लगा भी देंगे, पीपल विल स्टिल ऑब्वियसली प्रेफर कि वो ही करें। इन एनी टाइम बी बेटर देन अ पेट्रोल कार और डीजल। और हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को भी ज़रा स्टडी करने की ज़रूरत है, थोड़ा एजुकेट करें लोगों को एंड टेल अस कि भाई ये जो बैटरियों वाली गाड़ियाँ होती हैं, इनकी रीसेल एक्चुअल क्या होती है, क्योंकि एक कंसिडरेबल चंक जो होता है वो आपकी सेविंग का जा रहा होता है। उस दिन हमने वो बात की थी ना ईवी स्कूटर्स की, याद है? जब बताया था कि लाहौर में इस तरह ये हुकूमत का ही एक है जिसमें दे आर गोइंग टू पुट अप दीज ईवी स्कूटर्स एंड ऑल दैट। उसके बाद जो फीडबैक आई थी और उसमें कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही थी। इनफैक्ट कंज्यूमर को निकालते हैं बिहेवियर की बात हो रही थी कि हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट। आई मीन लोगों में ऑलमोस्ट जो हमें फीडबैक आ रही थी उसमें किसी को कोई फेथ नहीं था कि पीपल विल बी एबल टू रिस्पेक्ट दैट बाइक and use it like it should be used and not abuse it और you know उसको वापस पार्क करेंगे और जो जो इसके स्पॉट्स हैं and all that. So we have a lot to do. अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। We have a lot of changes, you know, behaviorally हमें कुछ करने पड़ेंगे to adopt these new जब ये standards. 3 मिलियन की, चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। क्यों इतनी अच्छी बात थी? 3 मिलियन वाली जो कदगन है उस पर भी ज़रा क्या रिव्यू कर सकते हैं अब या नहीं कर सकते? नहीं, वो ये वैसे ये तलरेजा साहब भी यही कह रहे थे कि उसको रिव्यू डेफिनेटली होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट, मतलब वो क्या आप असिस्टेंस दे रहे हैं? उसमें कुछ नहीं आता, ज़ाहिर कोई गाड़ी अब दस्तयाब नहीं है उस तरह से जो वो उस आदमी के लिए जो कि पेमेंट वगैरह रीपे करना लोन अफोर्ड कर सकता है। मतलब 50-50 तो करें ना। अच्छा हाँ, अच्छा अभी हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एक दलील दी जाती है कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट माइक हैसन जो है बल्कि मुख्तलिफ सोच रखते हैं, ये हमें ज़राए से पता लगता रहता है। वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अब क्रिकेट बहुत बदल चुकी है, टेस्ट प्लेयर्स के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट ज़रूरी है, लेकिन T20 के लिए अब डोमेस्टिक का ज़माना गुजर गया है। T20 प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कहा जाए तो वो अपने फॉर्मेट में स्पेशलाइज नहीं हो सकते। यही वजह है कि अब हर फॉर्मेट की टीमें अलग बनाई जाती हैं। सो पहले तो हमें सिक्कू ये कहते थे ना, अब माइक हैसन एक्चुअली खुद क्या कह रहे हैं भी सुनिए। उन्होंने कहा बदल गया है, वो मैं नहीं खिलाऊंगा इनको। Look, I think the idea of having a contract across all formats is a little bit obsolete now, and most countries are looking at a way to get past that, to find a contract that suits the current environment. You know, there are a lot of players away playing franchise cricket, improving their game in T20 and going from leaps to bounds. And if those players that are specifically for T20, if we try and keep them in the whole program and make them play first class cricket and everything, they're not going to enhance their game as quickly as others. Whereas the other side of that is if you want to play test cricket, this actually allows you the time to concentrate on it rather than have to spread across 3 forms to try and make money. So the idea the PCB are trying to find a contract that suits all players. And therefore they can specialise and therefore we can try and maximise performance. We are going to ask our experts what they think about that. लेकिन माइक हैसन ने अगरचे ये दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट अब बेहतर हो रही है और जीत की शरह जो है वो 70% तक पहुंच गई है, really?
और बकौल उनके उन्हें जो टीम मिली उसकी जीत की शरह जो थी वो 20% थी और फिर उन्होंने शायद 70 कर दी और अब टीम जो है वो तवाज़ुन बैलेंस्ड है। माइक हैसन का एतमाद अपनी जगह, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं थी। इसीलिए हम ज़रा क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं ना कि हमने क्या मिस कर दिया अगर उनको लग रहा है कि 70% इम्प्रूवमेंट है। सो व्हाट इज़ ही वाचिंग और व्हाट इज़ ही वर्किंग ऑन एंड व्हाट आर वी वाचिंग? इसी पे ज़रा बात करते हैं। भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मतलब माइक हैसन के और याया हुसैनी भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप दोनों? कहाँ चलें पहले? अच्छा, याया की शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। भट्टी साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं याया भाई के पास चला जाऊँ। हाँ, याया तो है ही अच्छे और आप भी बहुत अच्छे हैं। सो याया भाई बताइएगा कि जो माइक हैसन साहब फरमा रहे हैं कि रेड बॉल अगर किसी ने खेलनी हो तो उसको डोमेस्टिक की ज़रूरत है और वाइट बॉल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मगर अगर आपकी बेसिक्स मजबूत होंगी, हमने हर काम में देखा है, चाहे वो हमारा काम हो जो हम कर रहे हों, मतलब आज हम 2 घंटे का शो करते हैं लेकिन हम 12-12 घंटे की शिफ्टें भी किया करते थे और वो जाहिर है वो उससे बेस आपकी मजबूत होती है और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये क्या मंतक ठीक है? इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो वर्किंग ऑन दिस मॉडल या फिर ये सिर्फ माइक हैसन साहब की सोच है? तो ये माइक हैसन की सोच ही लग रही है अब्दुल्ला, और अगर वो इस सोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को नताइज देने में कामयाब रहते हैं तो वेल एंड गुड, बट टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का असल हुस्न कहा जाता है और 4-डे क्रिकेट जिसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, न सिर्फ उससे खिलाड़ियों का टेम्परामेंट बनता है, उससे खिलाड़ियों के खेल में निखार आता है, बेहतरी आती है और वो तवील दौरानिये के क्रिकेट में अपने आप को जो है वो एडजस्ट करके मुख्तसर फॉर्मेट में जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मसला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि माइक हैसन एक सिस्टम में काम करने के लिए आए हैं, सिस्टम बनाने के लिए नहीं आए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। ब्रेंडन मैककलम इंग्लैंड की टीम के साथ एज ए हेड कोच काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। एक मरतबा फिर इंग्लैंड की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आपको कहीं दिखाई दे नहीं रही है। तो जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझने की जरूरत है कि माइक हैसन को आपने व्हाइट बॉल की 2 टीमें दी हैं, T20 की और वनडे की, जिनको वो बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनका काम इन 2 टीमों के साथ अपने आप को जो है एडजस्ट करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को नताइज देना है। लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हैं, तो वो तो फिर आगे बढ़कर इस तरह की बात करेंगे। लेकिन माइक हैसन को ये भी सोचना चाहिए कि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट के बाद अगर कोई तीसरा फॉर्मेट है जिसकी दुनिया में एक अहमियत है, वो टेस्ट क्रिकेट है, जहां पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो संजीदगी के साथ स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई दे रही है। दुनिया में लीग क्रिकेट हो रही है और हर खिलाड़ी जो है वो चाहता है कि चमक दमक वाली T20 क्रिकेट जहां पर पैसा है वहां पर अपने आप को पेश किया जाए। लेकिन अगर इस तरह होगा तो फिर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर कैसे मिलेंगे, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर कैसे आएंगे? माइक हैसन तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आज नहीं तो कल शायद चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या नुकसान होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट को सोचने की बात है। माइक हैसन जो बात कर रहे हैं वो तो अपने तक बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि वो लिटरली अपनी परफॉर्मेंस और सोचते हुए कि मैं क्या कर सकता हूं तो वो अपने लिए कह रहे हैं, नॉट फॉर द ओवरऑल गुड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट परहैप्स। भट्टी साहब, साथ साथ ही माइक हैसन का ये भी कहना है, मतलब उन्होंने ये दावा किया कि उनके आने से पहले, उनकी इन्वॉल्वमेंट विद द टीम से पहले 20% जो था वो हमारा विनिंग रेशो था और अब हम उस पर 70% पे चले गए। हम ये समझना चाहते हैं कि ये 70% कैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने रिसेंट टाइम्स में यही देखा कि पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, बट हार ही रहा होता है मैचेस और टूर्नामेंट तो खैर कोई जीता ही नहीं। तो कौन सी टीमों के अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं? रेशो कैसे निकाली? हाँ, ये रेशो कैसे निकला और टीमों का भी, आई एम सॉरी टू से, वी हैव टू सी कौन सा लेवल है जिनके अगेंस्ट हम जीत रहे हैं, इफ एट ऑल। ये समझ में नहीं आ रहा कि माइक हैसन जब न्यूजीलैंड के हेड कोच थे उस वक्त ना हम उनको इतना मीडिया में देखते थे, ना इस तरह वो हर दूसरे तीसरे दिन आकर बयानबाजी करते थे। अब वो नई नई मंतकें लेकर आ रहे हैं। माइक हैसन जब से हेड कोच बने, हम T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, हम वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज हार गए, हम बांग्लादेश में वनडे सीरीज हार गए। तो अगर छोटी टीमों के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं उन सबको मिलाकर अगर वो रेशो निकाल रहे हैं तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट की एक जो ट्रू पिक्चर है वो तो हमारे सामने नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में जिस तरह माइक हैसन कह रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए,
तो माइक हैसन तो बात कर रहे हैं अपने फॉर्मेट की। सरफराज अहमद जो टेस्ट टीम के हेड कोच हैं, सरफराज अहमद की क्या राय है? क्या वो भी यही कहते हैं कि लड़के जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें? देखें, दुनिया में जितनी इंटरनेशनल लीग्स हुमा और अब्दुल्ला होती हैं, अगर लड़कों को हमने फ्री हैंड दे दिया और उनको कह दिया कि आप 5-5, 6-6 लीग्स साल में खेल लें, तो वो तो 5-6 लीग्स खेलकर इतना पैसा कमा लेंगे कि पाकिस्तान ओके भट्टी साहब, आपकी आवाज जो है वो वील हैव टू रिकनेक्ट विद यू। या आप भी अपना पर्सपेक्टिव लंबा हो जाएगा। सॉरी या वेट जी भट्टी साहब कंटिन्यू। वेस्ट इंडीज की मिसाल हमारे सामने है कि वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट इसलिए छोड़ दी कि वो इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं और वहां से बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं और वो नेशनल टीम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरह हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं दी, एक तरफ तो माइक हैसन कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें, कल पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 1 अरब रुपए का बजट जो है उसका इजाफा किया है। काइजर आज़म ट्रॉफी में लड़कों की जो मैच फीस है वो 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो लग ऐसे रहा है कि माइक हैसन कोई अपनी मन तक लेके चले हुए, लेकिन पीसीबी की और पाकिस्तान क्रिकेट की सोच मेरा ख्याल वो नहीं हो सकती जो माइक हैसन कह रहे हैं। वो तो 1-2 साल के लिए आए हैं, अपना पैसा बनाएंगे और 7 समंदर पार वापस न्यूजीलैंड चले जाएंगे, लेकिन हमने अपने सिस्टम को भी तो मजबूत करना है। अच्छा, हम ये जो सवाल किया था भट्टी साहब से, इस पे भी अपने प्लीज थॉट्स दीजिएगा। या मतलब वो जो 20-70 रेशो की बात कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? दूसरा ये कि हमने अभी इंडिया का देख लिया, आयरलैंड के साथ वो सीरीज हारे हैं नए लड़कों को, लेकिन चांस नहीं, 2-0 से हारे हैं, लेकिन नए लड़कों को चांस दिया। फिर इंडिया जब टूर्नामेंट पे जाती है तो वो अपनी कसर पूरी कर देती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जब कहीं भी सीरीज पे जाती है तो वो अपने नए लड़कों को चांस देती है। सो हम सीरीज में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर टूर्नामेंट में तो अल्लाह माफ करे हमारा हाल मतलब एटलीस्ट उन्होंने पिक एंड चूज कर लिया कि उन्होंने नए लड़कों को जरूर ट्राई करना है और कहां करना है। एंड देन दे आर आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि जब हम किसी ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जाएंगे जैसे टूर्नामेंट, तो फिर हमारे पास पूल से निकालने के लिए बहुत कुछ होगा। एग्जैक्टली, हम जीतेंगे। अब्दुल्ला और उमा, जो आप बात कर रहे हैं रेशो की, तो अगर आप नंबर्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको माइक हैसन जो है वो सबूत के साथ दिखाई देंगे। शारजा में 3 मुल्की टूर्नामेंट जीते हैं वो, जहां पर पाकिस्तान टीम थी, अफगानिस्तान की टीम थी और यूएई की टीम थी। एशिया कप के पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची। फिर पाकिस्तान में ट्राई सीरीज हुई जहां पर जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें थी, पाकिस्तान चैंपियन बना। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम ने माइक हैसन की कोचिंग में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। पहले राउंड से आप एग्जिट हुए। माइक हैसन की कोचिंग में आपने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में 3 T20 मैचों की सीरीज में शिकस्त से 2-4 किया। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो नंबर तो वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि माइक हैसन को आप लाए हैं वनडे टीम के लिए, T20 टीम के लिए। उनको पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम के साथ काम करना है, लेकिन वो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। आई थिंक जो उनका डोमेन नहीं है, लेकिन इस डोमेन में उनको लाया कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया उनको। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनसे अगर कोई पूछे कि शादाब खान को आपने 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी दी और शादाब खान जो है वो कितने मैच खेले, मुझे ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में लोग जो है वो T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस कहां पर है? आप आजन आफे को लेकर आए, आपने कहा कि बहुत अच्छा टैलेंट है, आपने आउट ऑफ नोवेयर उनको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम में शामिल किया। क्या किया? वो सब आपके सामने मौजूद है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी माइक हैसन ने व्हाइट बॉल टीम का कैंप लगाया हुआ है। शादाब खान पाकिस्तान में नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी कैंप में नहीं है। कह रहे हैं जी कंडीशनल कैंप है और हर खिलाड़ी को मुख्तलिफ टाइम पर जो है वो मदऊ किया गया है, वो उस कैंप में आएगा। तो पाकिस्तान टीम को नताइज की जरूरत है। बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। कल आईसीसी की तरफ से जो एक एलामिया जारी हुआ 2027 ओलंपिक के हवाले से, उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना होगा। जो टीम माइक हैसन साहब एशियन गेम्स में लेकर जा रहे हैं, उस पर भी मुझे बहुत संजीदा किस्म का सवाल मौजूद है। तो माइक हैसन तो अपना टेन्योर पूरा करके चले जाएंगे। जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो है जवाबदेह।
बहुत शुक्रिया आपका याया भाई, थैंक यू आपका भट्टी साहब। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। या रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रॉइड, वो हमने वो बात पता करनी थी ना, तो डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इन कराची यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें फाइनली ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब पहले सुना था डॉक्टर साहब, टाइम कम है, जरा कंटिन्यू टाइम कम है, जल्दी से बता दें, मतलब इज इट एस्ट्रॉइड अ रियल थ्रेट? और हमने 100 साल पहले वाली एक बात बताई, कई सौ साल पहले वाली, कि जब वो अर्थ को हिट किया एंड ऑल दैट, अभी इज इट इवन अ रियल थ्रेट? जो है सबसे पहले समझ लीजिए माइनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो ये आमतौर पे ये मरीख और जुपिटर जो प्लैनेट्स हैं इनके दरमियान पाए जाते हैं, सबसे बड़ी तादाद इसमें होती है। तो होता क्या है कि ये चूँकि सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं तो ज़मीन उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका जो काफ़ी हद तक वो जल जाते हैं। तो जब हमारे ज़मीन तक पहुंचते हैं तो हमें एक जलता हुआ एक गोला हमें नज़र आता है आग, तो इसको हम मीटियार्ड्स कहते हैं। तो मीटियार्ड्स तो हमें जब ज़मीन में गिरता है तो उसका साइज़ तो छोटा होता है, लेकिन जो एस्ट्रॉयड जो होते हैं, सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड होता है वो तकरीबन डायमीटर में 530 किलोमीटर लंबा होता है। इसी तरह से छोटा जो है 10 मीटर भी हो सकता है। लेकिन जो मीटियोर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर से फरवरी के दरमियान मीटियोर्स शावर होते हैं, तो बाद औक़ात जो है सैकड़ों की तादाद में लगातार गिर रहे होते हैं। तो हम उसका मुशाहिदा करते हैं। तो जो 1908 में 30 जून को जो वाक़या हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था, तो उससे जंगलात में काफ़ी तादाद में जो है दरख्त मुतासर हुए थे। तो इसलिए इसके अवेयरनेस के लिए यूनाइटेड नेशन ने 30 जून को एस्ट्रॉयड डे डिक्लेयर किया है। तो वो जो गिरा था, वो जो जिससे जंगलात मुतासर हुए थे, उसका क्या डाया था? एग्जैक्टली तो मुझे ये याद नहीं, लेकिन काफी बड़ा साइज में था, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में दरख्त जो है में आग लगी थी और ज़ाया हो गए थे। अच्छा, इसका डॉक्टर साहब सॉरी टाइम कम है, लेकिन कुछ सवाल जो दिमाग में आ रहे हैं साथ साथ वो भी बता दें, जैसे कि इसका कोई फोरकास्ट हो सकता है कि ये चीज़ आ रही है और गिरने वाली है, और जी। मतलब क्या इसको डाइवर्ट किया जा सकता है कि इधर ना आए और कहीं और चली जाए? नहीं, नासा जो है ना हमें वक्तन फवक्तन फोरकास्ट करके बताता है कि फला जो है मीटियोर्स जो है वो ज़मीनी की तरफ आ रहे हैं, उसका साइज बिल्कुल एग्जैक्टली बता दिया जाता है और कहाँ पर जाकर वो गिरेंगे। तो नासा बिल्कुल बताता है। जी डॉक्टर साहब, ये जी, इसको मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नासा के पास आपको मालूम है कि सबसे बड़ी दूरबीन है, हबल टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में है, तो उससे वो मीटियोर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ज्यादातर तो हमने ये सुना है कि वो कुछ फिजल आउट भी हो जाते हैं। जी, अब भी बताएं। मतलब आर दे द स्मॉल वंस जो फिजल आउट होते हैं, या फिर वो अर्थ में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसको आग लग जाती है, तो ये होता है कि वो स्पेस में ही जल जाते हैं। तो इसकी कोई डेब्री वगैरह जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती फिर? जी पहुंचती है, इसको हम मीटियोर्स कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप। और मीटियोइड्स का क्या साइज होता है यूजुअली? मीटियोर्स ऐसे भी होता है कि जैसे आप हाथ में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप उसके ऊपर भी बैठ जाएं। मैंने बीजिंग के हमारे खित्ते में, पाकिस्तान की अगर बात करें, हमारे यहाँ मीटियोइड्स गिरते हैं इस तरह से? जी, सिंध वगैरह के सिंध में बदीन वगैरह के इलाके में मिला है। सुपारको के बाद भी इसका एक सैंपल मौजूद है, तो वो छोटा साइज में, जैसे मैंने कहा बीजिंग में मैंने देखा है, इतना बड़ा मीटियोर है कि आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं एक यानी कि। तो मकसद ये कि साइज मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी सिंध के इलाके में गिरा है, इसका एक सैंपल सुपारको में मौजूद है। तो उसकी क्या साख्त होती है इस पत्थर की? उसकी तहकीक तो कर ली। ये आयरन के होते हैं, आयरन के होते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जी, आयरन के बने होते हैं। अच्छा, आयरन इज द डोमिनेंट कंपोनेंट। चलें इस पे तो फिर कभी तफसीली आपसे बात हो, तो हम जरा समझें। बट आज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल फॉर योर इंसाइट एंड इन्फॉर्मेशन। तो हम बात भी इसलिए कर रहे थे, लेकिन तफसीली बात नहीं हो पाई, बिकॉज यस यू राइट, इट्स द डे टू डे। आपको पता है लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, एंड दैट इज समथिंग, मतलब द इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एज वेल, एंड सम मिस इन्फॉर्मेशन टू, उसके बीच में शिफ्ट कर लेना। दैट्स इट जी, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।